बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए स्थिति बिल्कुल पलट गई है सुबह के मुकाबले। हालांकि अभी भी मार्केट ग्रीन में ही है, ऐसा नहीं है कि रेड में आ गया, लेकिन कोलैप्स हुए हैं हाई से। हाई था 25,652 का, अब हमें 25,468 पर, तो करीब करीब 200 पॉइंट डे हाई से फिसले हैं। निफ्टी बैंक काफ़ी फिसला है। निफ्टी IT भी ग्रीन में है, 1.5% का ध्यान रखिएगा। सुबह ये 3.5% ऊपर था, तो उस हिसाब से काफ़ी यहाँ पर भी इंटरडे में गिरावट आई है। और मिड कैप और स्मॉल कैप ये भी ऑफ हाइज हैं, हालांकि हैं अभी भी ये ग्रीन में ही। क्यों इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं मार्केट में, क्या बदला है और आखिरी के 1.5 घंटे में क्या होगी आपकी रणनीति, इन सब पर बातचीत होगी। मेरे साथ श्रेया हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में नहीं टिक पाया गैप अप। निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 200 पॉइंट फिसल कर 25,450 के करीब आया। रिलायंस, स्टेट बैंक, भारती और HDFC बैंक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से 400 पॉइंट फिसला और लाल निशान में आया। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ी रैली। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। अमेरिका में सोलर इंपोर्ट पर ड्यूटी लगने से सोलर शेयरों में तेज गिरावट, 11% से ज्यादा टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना वारी एनर्जीज। उधर स्पॉटलाइट, ल्यूपिन और कोलगेट में खरीदारी और ChatGPT शेयर पॉलीकैब में जोरदार तेजी। लगातार 5 दिनों की तगड़ी बिकवाली के बाद IT सेक्टर में थोड़ी रिकवरी। सेक्टर इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर। हालांकि ऊपरी स्तरों से IT स्टॉक्स ने भी गंवाई बढ़त। मेटल शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, 2% से ज्यादा की तेजी के साथ नए शिखर के करीब पहुंचा इंडेक्स। ब्रोकरेज की बुलिश राय से शेयरों में जोश। लाइफ टाइम हाई पर टाटा स्टील और JSW स्टील। फरवरी में अच्छी बिक्री की उम्मीद से ऑटो शेयरों ने पकड़ी रफ्तार। हीरो मोटो 4% तेजी के साथ F&O का टॉप गेनर बना। साथ ही बजाज ऑटो, TVS मोटर और ऊनो मिंडा में भी 2% से ज्यादा का उछाल। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और मैं जैसा कह रहा था कि एक मार्केट में आज ना स्क्रिप्ट के हिसाब से काम हुआ है। बस ये है कि थोड़ा सुबह एक समय के लिए लग रहा था कि थोड़ा स्क्रिप्ट से बाहर जा रहे हैं हम, जब वो 25,650 के भी एक बार के लिए ऊपर चले गए थे, लेकिन बस वहीं से रैली आई। देखिए, पहले घंटे की रैली हुई और उसके बाद मार्केट में गिरावट आई। हालांकि हम पूरे दिन ग्रीन में रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी भी आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, स्लाइटली बेटर डे कंपेयर। कल के मुकाबले तो कोई भी दिन बेटर होगा, कल तो इस तरीके का दिन था, तो उससे थोड़ा बेटर दिन है। लेकिन आज के हाई की सिग्निफिकेंस समझिए। आज का हाई फिर से 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और निफ्टी IT, इसकी रैली भी काफ़ी हद तक फीकी पड़ी है। एक बार निफ्टी IT का इंटर चार्ट लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। ये देखिए निफ्टी IT सुबह हम 31,000 तक गए थे, वहाँ से अब हम 30,500 पर आए हैं। हालांकि लो 30,341 का था यहाँ पर, तो लेट्स वेट एंड वॉच। आज लेकिन असली प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी। एक्चुअली आज ही नहीं, कल भी अगर आप देखें, हालांकि कल के लो से अभी भी हम ऊपर हैं। कल का लो 801 का था, आपको याद होगा। आज का लो 834 है और वहाँ से फिर 100 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा वीक होना शुरू हुआ है। मार्केट ब्रेथ लेकर आइए एक बार जरा आज की मार्केट ब्रेथ देखते हैं किस तरीके से आज हुई। ये देखिए शुरुआत कहाँ हुई थी, एकदम बड़ी जोश में, ऑलमोस्ट 5:1, फिर थोड़ा 3:1 हुआ, फिर 2:1, फिर 1:1, और अब हालांकि 1:1 के करीब ही है, लेकिन फिर भी थोड़े से डिक्लाइनिंग स्टॉक्स जो हैं वो एडवांसिंग स्टॉक से आगे निकले। सिर्फ मेटल है एक सेक्टर जो इस समय थोड़ा सा एक अच्छे आपको ट्रेंड्स दे रहा है। यहाँ पर रैली फिर भी टिकी है थोड़ी सी, मेटल इंडेक्स, ये अच्छा लग रहा है आज। और आज एक और चीज़ है, SBI लेकर आइए एक बार जरा। मैं क्यों SBI की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे टॉप लीडरशिप स्टॉक है। आज इसमें जिस तरीके की गिरावट आई है 2% की, ये कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग साइन है कि अब शायद बैंक निफ्टी में भी एक हायर लेवल से थोड़ा सा प्रेशर शायद आ रहा होगा। लेकिन श्रेया, गुड आफ्टरनून। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। राइट, गुड आफ्टरनून सर।
आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा, बड़ा सवाल ही है। और सबसे आप ऑब्वियसली सीएनबीसी आवाज़ पे देखेंगे मार्केट में 1.5 घंटे में करना क्या, लेकिन बढ़त गवाई आज मार्केट ने। हाई साइड से फिसला है 25,650 का जो आपने मेंशन किया सर लेवल, वो दीवार टूटने का नाम ही नहीं ले रही। और इनफैक्ट सुबह जो कमेंट्री में सुन रही थी, यहीं पे मौजूद थी मैं, आपने कहा था कि इस रैली पर आपको भरोसा नहीं है। और निफ्टी देखिए हाई साइड से फिसले, अब तो डे लोज की तरफ बढ़ते हुए 40 अंक नीचे हैं। बैंक निफ्टी तो इन रेडी कारोबार कर रहा है। कैसे ये कॉन्फिडेंस आया सर आपको कि आज शायद ये रैली नहीं टिकेगी? देखिए श्रेया, मैं चाहता था कि रैली टिक जाए, मैं होप कर रहा था रैली टिक जाए, और मैं होप कर रहा था कि मैं गलत हूँ। लेकिन कल का जिस तरीके का बार था ना, और जो कैंडल की हम बात कर रहे थे, वो कल जो साइज ऑफ कैंडल बना था उसमें बेयर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है। और उसके बाद दिक्कत क्या होती है कि कल जो भी अगर लॉन्ग पोजीशन में फंसा होगा, वो आज रैली में खुलते ही एग्जिट करने की सोच रहा होगा। इसके लिए रैली क्यों नहीं टिकी, आपका सवाल है, उसका जवाब सिंपल है, क्योंकि उसको नहीं टिकना था। सिंपल है। अगर रैली इसलिए नहीं टिकी क्योंकि उसको नहीं टिकना था, बात खत्म। वो बोलते हैं कि कल के मैच में कि बाबर आजम क्यों नहीं चला, क्योंकि उसको नहीं चलना था। तो इसके लिए जब कोई आउट ऑफ द फॉर्म हो तो वो नहीं चलेगा ना बैट्समैन। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मार्केट आउट ऑफ द फॉर्म है तो मार्केट नहीं चलेगी। इनफैक्ट अगर आज मार्केट को एक ट्रेड मिली है ना, वो मिली है ट्रेंड फॉलोवर्स को। आज मैं और आशीष जब बात कर रहे थे तो थोड़ा सा हमारा बोल्ड व्यू यही था कि आज रिस्क रहेगा कि रैली फेल होगी और तगड़े तरीके से फेल होगी। अगर आपने उस ट्रेंड फॉलोइंग को रिस्पेक्ट किया है तो, और अगर आपने पहली रैली में सेल किया है 25,650 के आसपास के स्टॉप के साथ, हाँ हम 652 तक गए, लेकिन ठीक है 2-3 पॉइंट इधर उधर इतना तो चलता है, तो वहाँ पर सेलिंग आएगी। और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है कि एग्जैक्ट 25,650 से ही हम गिरे, बिल्कुल घूमे वहीं से, क्योंकि 20 डेमा और 50 डेमा दोनों वहीं पर है। आज जो हमारी सुबह चर्चा थी उसमें जो हमारा लेवल मेंशन था निफ्टी का, वो यही था ना 25,650 का, कि 25,650 के ऊपर जब तक आप ना निकलें तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस रैली में। वहीं पर आपका 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। और एक और चीज़, अगर ये रैली सुबह बैंक निफ्टी ने लीड की होती ना तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता। जब भी रैली को वीकर स्टॉक इंडेक्स लीड करे, सबसे वीक इंडेक्स क्या है हमारा? आईटी 23% के करीब नीचे है। आज जिस तरीके से सुबह आईटी ने लीड किया, खुलते ही सुबह 1000 पॉइंट के करीब की, 800-900 पॉइंट के करीब की निफ्टी आईटी में रैली हो गई थी। वहीं क्लियर हो गया था कि ये रैली नहीं टिकेगी, ये क्योंकि कोई ना कोई इसमें बेचने आ जाएगा। तो इसके लिए ये एक हमेशा एक मार्केट को लेकर एक व्यू होता है कि कौन लीड कर रहा है मार्केट को। रिकवरी को भी अगर लीड कर रहा है तो कौन लीड कर रहा है। अगर कोई सबसे पिटा हुआ सेक्टर लीड कर रहा है तो उसका मतलब ही सिंपल है कि वो शॉर्ट कवरिंग है, और वो शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं। तो यही हुआ आज। अब जहाँ तक निफ्टी की बात है श्रेया, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, सपोर्ट 25,400 से 450 का है, लेकिन अगर आप बड़े सपोर्ट की बात करें, मुझे लग रहा है जिसका रिस्क रहेगा वो है कल का लो, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 25,325 से 25,375। आई थिंक साइन है यहाँ पर मार्केट के कि ये मार्केट यहाँ से और इन लेवल्स को ब्रेक करके नीचे जाने वाली है। रेजिस्टेंस तो आपकी वेल डॉक्यूमेंटेड हो गई। आज आपको साफ साफ बता दिया मार्केट ने, ये 20 डेमा, 50 डेमा, 10 डेमा, ये सब के सब यहीं पर प्लेस्ड हैं। आप इस मार्केट की एक खासियत देख रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज और 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज में कुल मिलाकर 300 पॉइंट का फर्क है। इतनी ज़्यादा क्रंच रेंज में ये मार्केट रही है। इसके लिए इस मार्केट ने थकाया है सबको, क्योंकि ये मार्केट करीब 1.5 साल से कहीं नहीं गया है, 1.5 साल से यहीं पर हैं। तो ये एक और रीज़न है। तो खैर ये आपके लिए रेजिस्टेंस होगी 25,600 से 25,650। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 60,800। देखिए 60,800 नहीं टूटना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ 60,800 टूटे ना, तुरंत बाहर हो बैंक निफ्टी के लॉन्ग से, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी भी वीक हो जाएगा। और मैं तो कहूँगा 60,800 अगर टूट जाए तो अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हैं तो आप एक रिस्क लेके शॉर्ट भी करें, उसको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें 60,900 का। लेकिन ये बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में सबके स्टॉप लॉस 60,800 पर ही प्लेस्ड है, तो अगर 60,800 टूट गया तो 200-300 पॉइंट तो आपके ऐसे ही आ सकते हैं। एक रिस्क रहेगा बैंक निफ्टी में। तो ये मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी पे स्ट्रैटेजी समझ ली हमने, लेवल समझ लिया और अप्रोच कैसा करना है वो हमने चर्चा कर ली। लेकिन सर सेक्टर स्पेसिफिक, एक तो आपने आईटी का जिक्र किया, आज जिस तरीके से वीकर स्पेस में भी हमने रैली देखी, और फिर हालांकि इसने बढ़त गवाई है, देखिए अब डेज लो के आसपास ही हम आईटी में भी आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी तो आज इन रेडी कारोबार कर रहा है। जो पिछले कुछ सत्रों से सपोर्ट कर रहा था वो आज कमज़ोर। एसबीआई फॉर एग्जांपल सर आपने दिखाया,
तो ये दो बड़े इंडेक्स निफ्टी और आईटी, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? बैंक बिल्कुल निफ्टी और IT? बिल्कुल। तो देखिए दोनों को एक एक करके एड्रेस कर लेता हूँ जी। क्योंकि आपने दोनों का सवाल पूछा है। पहले निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक क्या होता है ना श्रेया, एक स्टेज के बाद आकर एक जो सबसे बड़ा लीडर या सबसे बड़ा स्टॉक होता है ना, अगर बाकी लोग साथ ना दे तो वो भी थक जाता है, वो भी कहता है यार अब मैं भी कितना करूं। तो इसके लिए बैंक निफ्टी ने मार्केट के लिए बहुत कुछ किया है। हर बार मार्केट को बचाया बैंक निफ्टी ने, बेल आउट किया है। इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो गए, कई पहले एक बार इंडसइंड का एक्सीडेंट हुआ था, एक बार उससे पहले बड़े एक्सीडेंट हुए थे, अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक्सीडेंट हो गया था, एयू बैंक गिर गया था। लगातार इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते रहे, फिर भी बैंक निफ्टी नहीं गिरा। बैंक निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई लगाता गया। लेकिन एक स्टेज के बाद आकर बैंक निफ्टी भी थक जाता है ना, तो वो अब थकान के साइन दे रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप कल का लो और आज का लो देखें, कल का लो 60,801 था, आज का लो 60,823 है। अगर ये टूट गया तो एक रिस्क ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी में भी 60,500 तक, और फिर एक बार 60,000 जाने का थोड़ा सा रिस्क ओपन हो जाएगा यहाँ पर। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है SBI। SBI अगर आप देखें तो देखिए किस तरीके से SBI ने आज मूव किया है, 2% है ना, 2%। ये एक बार SBI का एक महीने का चार्ट देखते हैं, कितना चला है SBI एक महीने में। क्योंकि मेरे लिए एक तो है बैंक निफ्टी और एक है विद इन दैट कौन बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैंकिंग का लीडर SBI है, 14% एक महीने में चला है। तो अब क्या होता है ना, कई बार मार्केट को लगता है होता क्या है, आपके पास मान ले 12 स्टॉक हैं, उनमें से 2 स्टॉक में प्रॉफिट है और 10 स्टॉक गिरे ही जा रहे हैं। एक स्टेज के बाद आकर आप क्या कहेंगे, यार ये जो 2 में प्रॉफिट आ रहा है कम से कम इसको तो बचा लूं, इसको तो समेट लूं कम से कम। तो फिर वो आप वो करने लगते हैं। तो आज ये जो SBI की वीकनेस है ना, ये आपको ये बता रही है। निफ्टी IT की जहां तक बात है, देखिए निफ्टी IT में मेरा व्यू बहुत क्लियर है। ये अपने मन में खुश होने की अलग बात है कि ओ देखिए आज सुबह सुबह खुल गया निफ्टी IT, 800 पॉइंट ऊपर खुल गया और आ गई रिकवरी। ये रिकवरी पहली बात तो इंट्राडे में ही नहीं टिक पा रही है, और दूसरी बात अगर आप मुझे पूछेंगे जो 29,875 का लो है, मुझे हैरानी नहीं होगी ये टूटे और इससे और लोअर लो बने। ये खराब रहेगा ये मार्केट के लिए अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ सर। तो इसके लिए ये दूसरा एक निफ्टी IT पर व्यू होगा। विद इन निफ्टी IT अगर आप देखें, जैसे इन्फोसिस है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा सेक्टर का बैरोमीटर होता है, बेंचमार्क स्टॉक जो होता है, वो इन्फोसिस है। हालांकि TCS सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा इन्फोसिस की बात करते हैं एज द नंबर 1 बैरोमीटर। जब तक इन्फोसिस में साइन ऑफ स्टेबिलिटी नहीं आएंगे ना, तब तक बाकी किसी उस पर स्टेबिलिटी के साइन नहीं आएंगे। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई बात आपकी निफ्टी बैंक और निफ्टी IT की। आप अगर मुझे पूछेंगे आज की डेट में भी अगर मुझे अपना फ्रेश पैसा डालना होगा इवन इस लेवल पर, मैं बैंक निफ्टी में डालूंगा कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी हाँ, अगर मैं तो खैर ETF की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मुझे अपना पैसा डालना होगा आज की डेट में भी इस लेवल पर भी, तो मैं बैंक निफ्टी में डालूंगा वर्सेस निफ्टी IT। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर फिर भी अभी भी स्ट्रेंथ है कंपेयर टू निफ्टी IT। निफ्टी IT पर मेरा व्यू बहुत क्लियर है। मैं 10% या 15% हम महंगा ले उसको रेकमेंड कर देंगे, लेकिन बॉटम ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं करनी है हमें। शने शने धीमे धीमे हौले हौले कुछ नहीं करना है इसमें, अवॉइड करना है अभी कुछ टाइम के लिए। इनफैक्ट सर एक रिपोर्ट देख रही थी मैं, एंथ्रोपिक की जो वैल्यूएशन है वो इंडियन IT सेक्टर से बड़ी हो गई, पूरे इंडियन IT है ना। हाँ हाँ, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। अच्छा, ये तो बात हो गई IT और बैंक निफ्टी की। सर लेकिन आज आपने कहा कि मेटल शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है, सेक्टर ऑफ द डे अगर है तो कोई आज मेटल है, 2-2.5% ये इंडेक्स आप आज के सेशन में। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, मुनाफा में जो है वो बांधे या फिर बने रह सकते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि मुनाफा बांधना आपको तब चाहिए जब चार्ट पे वीक हो जाए इंडेक्स। अगर चार्ट पे वीक हो तो बिल्कुल बांधे। अच्छा देखिए इसमें भी क्या है ना श्रेया, इसमें भी जिनके पास पहले से है वो तो ठीक पैसा बना रहे हैं। आज के गैप अप में तो आपने चेस करके कुछ 1-2% ऐड ही किए होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन हमारा व्यू तो अक्टूबर से मेटल्स पे पॉजिटिव रहा है। अक्टूबर से हमने हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और ऐसे कई स्टॉक्स बताए थे, वेदांता वगैरह, कितने मतलब सूरत ही बदल गई है उन सब स्टॉक्स की। अगर आपके पास वो पोजीशंस है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
डे ट्रेडिंग की पोजीशन है तो आपको फिर बीच बीच में समेटनी चाहिए। डे ट्रेडिंग की तो पोजीशन इस मार्केट में आपको कोई भी वैसे भी कैरी नहीं करनी चाहिए अगले दिन के लिए, डे ट्रेडिंग की या या नियर टर्म की। ये मार्केट उस टाइप की है ही नहीं जिस तरीके के मार्केट में इस समय साइन बन रहा है। तो लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि मेटल अभी भी मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है। उसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आई थिंक ऑफ लेट साइन बन रहा है कि थोड़े से फेरस मेटल्स जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखें सेल, JSW स्टील, टाटा स्टील, ये अब थोड़ा सा एक वापस एक आउट परफॉर्मेंस के साइन दे रहे हैं। इनमें अगर आप देखें तो अब हम अभी भी डे हाई के करीब हैं इन स्टॉक्स में। सेल हुआ जो स्टील फेरस स्टॉक्स, बाकी जो हैं चाहे हिंडाल्को हो, नैल्को हो, वेदांता हो, हैं ये भी स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि ये वीक हैं। लेकिन इनमें क्या है, इनमें मैं हायर लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख रहा हूँ, खासतौर से हिंडाल्को में, क्योंकि उसके खुद के अपने मसले रहे हैं। तो इसके लिए तो थोड़ा सा आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा। आप मेटल्स में अगर पिक कर रहे हैं स्टॉक्स ना, तो वो देखें कि जो पिछले क्वार्टर में जिनकी अर्निंग स्ट्रॉन्ग थी और आउटलुक भी स्ट्रॉन्ग था, उन पर फोकस करें आप, उन पर फोकस करें आप, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। जिनमें टाटा स्टील एग्जांपल होगा, JSW स्टील एग्जांपल होगा, जिंदल स्टील एग्जांपल होगा, इवन सेल एग्जांपल होगा। इस तरीके सेल के साथ दिक्कत क्या है कि बीच बीच में बैन में आता रहता है, इसके लिए उसको चाहे तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। चलिए काम करते हैं, अब कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे और कार्यक्रम का क्रम समझाएंगे आपको। पहले फिसर्जी स्टॉक्स की बात करेंगे आज फॉर ए चेंज, इसमें क्योंकि वो ज़्यादा बड़े मूवर्स हैं। सबसे ऊपर है वारी एनर्जीज। क्लैरिफिकेशंस हुए हैं लेकिन उसके बावजूद जो US के नए टैरिफ्स हैं उनकी मार यहाँ पर पड़ती हुई और ये स्टॉक अभी भी करीब करीब 9% नीचे है। IRFC यहाँ पर OFS का एक इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। F&O का टॉप लूजर इस समय IRFC का स्टॉक अमंग द टॉप लूजर बना हुआ है। इसको ठीक कर दीजिए, टॉप लूजर तो वारी है। और उसके अलावा सुजलॉन जो है वो 52 वीक लो पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है सुजलॉन का ना, एक बार चार्ट लेकर आइए आप जरा 12 महीने का। जब से सुजलॉन में वो प्रोमोटर स्टेक सेल हुआ था उसके बाद से सुजलॉन ने मुड़कर नहीं देखा है। वो जो रैली थी ना, वो जो 8 रुपये से 74 रुपीज़ तक की हमने रैली देखी थी, अब 74 रुपीज़ से हम 42 रुपीज़ पर आ चुके हैं, है ना। तो करीब करीब 40% के करीब की करेक्शन हो चुकी है अगर आप हाई से देखेंगे तो, एकदम हाई से देखेंगे तो। अब आते हैं रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में। इनमें सबसे पहले है नैल्को। मेटल शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी है इस समय और क्लियरली नैल्को उसको लीड कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर करीब करीब 5% की रैली। हीरो मोटोकॉर्प वाहन डेटा कुछ देर में हम सुदर्शन से समझेंगे भी इस डेटा को, लेकिन इसके बाद शेयर में रफ्तार। और वैसे भी अब अगले हफ्ते तो डेटा आई जाएगा फरवरी मंथ का। और सम्मान कैपिटल, ये नॉर्मली होता है F&O के पहले दिन ये इसी तरीके की रैली दिखाता है। मैं कई बार देखा है पहले दिन ऐसी रैली होती है, लोग फंसते हैं, फिर बैन में आ जाता है और पूरे दिन लोग अपनी पोजीशन लेके फंसे रहते हैं। ये मतलब पूरी सीरीज में नॉर्मली तो ये होता है। इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आइए जरा एक बार। नॉर्मली तो यही होता है। अब आगे पता नहीं मुझे कि चेंज होगा या नहीं होगा, ये देखिए क्या होता है। वो रैली आ रही है, उसके बाद वो पूरे महीने स्टकअप रहा, उसके बाद फिर एक रैली आती है और उसके बाद फिर उसमें इस तरीके के मूव्स आते हैं। चलिए आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और उसके बाद कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक बात कर ली आपने, रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स हमने जाने। और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शुरुआत करते हैं नेगेटिव स्टॉक के साथ, जहां पे सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा है। SBI की चर्चा हो रही थी, 2% ये स्टॉक आज डाउन है जो लीड कर रहा था, तो यहाँ पे भारी बिकवाली। और रिलायंस देखिए यहाँ पर भी प्रेशर बनता हुआ आज के सेशन में, जिस तरीके से निफ्टी ने अब बढ़त गवाई है इंट्राडे में, तो रिलायंस के पीछे का एक बड़ा कारण हो सकता है। 1.5% नीचे भारतीय एयरटेल और ITC जैसे स्टॉक्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मंदी के ट्रेंडिंग शेयर में। इनफैक्ट अब वायदा बाजार से देखिए वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, जिस तरीके से US का एक टैरिफ, नया टैरिफ, उसकी मार पड़ी है और दोनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पेन में। 10% तो वारी एनर्जीज अभी भी डाउन है और प्रीमियर एनर्जीज में भी देखिए लगभग 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। IRFC OFS का इम्पैक्ट और HPCL भी 2.5% नीचे है अभी फिलहाल। इसके अलावा जो काउंटर्स चल रहे हैं आज, टाटा स्टील जाहिर तौर पर मेटल्स पैक में ज़बरदस्त रैली, टाटा स्टील 2.5%, HCL टेक आज क्योंकि IT में अभी भी रैली टिक रही है आज के, हालांकि बढ़त गवाई इसने इंट्राडे में, लेकिन HCL टेक देखिए इसने गेनर्स में जगह बनाई है, 2.5% अप है। बजाज ऑटो काउंटर सपोर्ट कर रहे हैं आज, 2.5% तेज़। और श्रीराम फाइनेंस फाइनेंशियल स्पेस में अच्छी तेज़ी और यहाँ पर 2% की तेज़ी देखने को मिलेगी। अगेन नैल्को, हीरो मोटोकॉर्प मेटल और ऑटो स्पेस से आपको दिखेगा। और सम्मान कैपिटल अभी जिक्र हुआ था, 4%
4% ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। और बॉश भी देखिए ऑटो एंसरीज काउंटर में अच्छी रैली, तो ये 4% के करीब करीब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है आज के सेशन में। लेकिन कमाई का अड्डा में क्या क्या होगा, शो फ्लो समझते हैं। कार्यक्रम का क्रम आपके सामने रखती हूँ। हमारे साथ होंगे फंडामेंटल राय देने के लिए जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, अरुण कुमार मंत्री, विकास सालुंके और आशीष कयाल जी से। 2:15 पर सुदर्शन कुमार आपको बताएंगे कि ऑटो शेयर में रफ्तार आखिर क्यों है। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको आज मेटल शेयर क्यों चमक रहे हैं। 2:30 बजे आशीष चतुर्वेदी ही बताएंगे आज बीएमसी बजट के चलते किन शेयरों पर फोकस है। 2:40 पर कंचन नौटियाल बताएंगे सोलर शेयरों में गिरावट क्यों है। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जी। 3:10 पर जिसे लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पे डीलिंग रूम चेक और 3:20 पे लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए एक काम करते हैं, एक और स्टॉक की मैं बात करना चाह रहा था एक्चुअली। एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेकर आइए जरा श्रेया। मैं पता है क्यों मुझे लगता है ना, जब कई बार लोग फंस जाते हैं ना। अब कल वो जो न्यूज़ आई कि सरकार को पैसे पूरे के पूरे रिफंड हो गए, और हमने क्या बात की थी, सरकार के पैसे तो रिफंड होंगे ही और बैंक ही रिफंड करेगा, और कौन करेगा भाई? ये सरकार है, कोई ऐसा इंडिविजुअल तो है नहीं। आपके मेरे तो 5,000 रुपये भी कहीं फंसेंगे तो हमको तो पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं हमारी सुनवाई होगी। लेकिन डेंट तो बैंक पर है, फ्रॉड तो बैंक के साथ हुआ है। बैंक की बैलेंस शीट पर, बैंक के पीएनएल पे इम्पैक्ट आएगा उसका। और इसके लिए मैं कल की रैली में, इसीलिए मैं कह रहा था कि स्पेशली ट्रेडिंग साइड पर फंसिएगा मत कल की रैली में। और देखिए आप कहाँ से उस कल 73 तक पहुँच गए थे हम, वहाँ से अब हम वापस 70 पर आ गए। तो ये होना था इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को। गुड आफ्टरनून। मेरा इस पर ट्रेड होगा शॉर्ट, और शॉर्ट होगा थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जॉशन है यहाँ पर, वीकनेस नहीं है, एग्जॉशन है, प्रॉफिट बुकिंग है। लगता है ये अच्छी जगह है प्रॉफिट बुकिंग की अगर करनी है तो। ट्रेड करा है 1200 रुपीज के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 10 रुपए का स्टॉप लगा के 1210। डाउन साइड टारगेट 20 रुपीज, 1180 पॉसिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एग्रेसिव कॉल। ओके, एसबीआई शॉर्ट करना है। गाबा सर की एग्रेसिव कॉल हो गई है। विकास सालुंके जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं अभी? गुड आफ्टरनून। देखो ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है आज के दिन में, बट मेरा बाय साइड में रहेगा हिंजिंग में। जिस हिसाब से पूरे दिन में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। आज जहाँ पे ओपन होने के बाद जो मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है, तो 607 के स्टॉप लॉस से हिंजिंग को बाय करना है। और ऊपर में 630 के आसपास के लेवल मुझे आते हुए यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से सेटअप यहाँ पे इंट्राडे में देखने मिल रहा है, जाते जाते वापस एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। तो 630 के टारगेट के लिए हिंजिंग को बाय करना है, 607 के स्टॉप लॉस। हिंजिंग ये हो गई विकास जी की ट्रेड इस समय की। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए मैनकाइंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मैनकाइंड में पहले तो काफी दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन आज हमें कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। स्टॉक ने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है, जहां आप अपनी स्टॉप लॉस 2094 के लगाएंगे और 2200 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है 2200 के। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 2200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 40 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 29 का स्टॉप लॉस लगा लें, 60 रुपए के टारगेट सेट कर लें। मैनकाइंड फार्मा यहाँ पर खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। अरुण कुमार मंत्री जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी श्रेया जी गुड आफ्टरनून। श्रेया जी ऑटो स्टॉक्स में मुझे लग रहा है मोमेंटम है, वो अभी भी कैरी होना चाहिए। तो उनो मिंडा में खरीदारी की सलाह, एक परफेक्ट रिवर्सल चार्ट पे नजर आ रहा है। 1210-11 के आसपास चल रहा है। 1200 के नीचे 1199 का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। 1243 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो उनो मुंडा एज ए पोजिशनल ट्रेड इसको लेके चल सकते। ओके चलिए, तो ये इस समय अरुण जी की ट्रेड हो गई। आशीष कयाल के पास चलते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? देखिए यहाँ पर महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में एक अच्छा ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन में था। फाइनेंशियल स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पिकअप अच्छे हुए, तो यहाँ पर एक अच्छा रुझान बन सकता है। काफी कंसोलिडेशन हो चुका है ऑलरेडी। ऊपर में जो टारगेट है करीबन देख सकते हैं 400 रुपए का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 370 का। ओके, एमएनएम फाइनेंशियल या आशीष कयाल जी की पिक हो गई। अच्छा कर रहा है ये काउंटर और खरीदारी की राय इन स्तरों पर।
टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। एक रिकैप फटाफट से, टारगेट और स्टॉप लॉस आप देख लीजिए। गाबा सर कह रहे हैं कि अग्रेसिव शॉर्ट करेंगे एसबीआई पर, काफी वीक नजर आ रहा है आज चार्ट पे, 2% का डेंट। नीचे के टारगेट हैं 1180 के 1210 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। विकास सालुंके जी कह रहे हैं कि हिंद जिंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पूरे मेटल में हमने गजब का आज एक रिएक्शन देखा है, तो 630 का टारगेट देख रहे हैं, वो 607 का लगाना है स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं कि मैनकाइंड में मुनाफा बन सकता है, तो इन स्तरों पर खरीद दीजिए। 2200 के टारगेट है, 2094 का स्टॉप लॉस लगाना है। और इनफैक्ट उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड दिए, वो उसके टारगेट स्टॉप लॉस है क्या स्क्रीन पर? हाँ, 2200 का कॉल लेना है आपको, 60 का टारगेट और 29 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण कुमार मंत्री जी को ऊना मिंडा पसंद आ रहा है, ऊनो मिंडा पसंद आ रहा है इनफैक्ट, और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं इसको। 1243 का टारगेट है, 1199 का लगाना है स्टॉप लॉस। और आशीष कयाल जी ने एमएनएम फाइनेंशियल चुना है खरीदारी की राय, 400 के टारगेट है, 370 का लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो मार्केट में, वो समझ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कोई निवेश हो। तो ऐसे कमजोर बाजार में श्रेया जी, हमारा मानना है कि आपको मजबूती वाले कंपनियों के शेयर पर ध्यान देना चाहिए। और एक शेयर जिसका जिक्र मैंने कई बार किया है और काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है, वो है वित्तीय क्षेत्र से एनबीएफसी कंपनी, जो कुछ खबरों पे भी थी, सकारात्मक खबरों को लेकर के, श्रीराम फाइनेंस। आज ही इस कंपनी ने अपना जीवन का नया सर्वोच्चम स्तर बनाया है, 1095 के आसपास। मौजूदा स्तर करीबन 1080-85 के आसपास खरीदारी की राय है। और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है कारोबार को लेकर के और कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर के और आने वाले भविष्य में लोन बुक ग्रोथ को लेकर के, ये सभी समीकरण अगर मैं आपके समक्ष रखता हूं, तो लगता है कि 1100 के पार जब भी ये चला जाएगा, तो इसके ऊपर के तरफ की जो गति है वो और तीव्र हो जाएगी। लंबी अवधि का नजरिया है, इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, गिरावट पर जोड़ते जाए। मीनवाइल एक बार आईसीआईसीआई बैंक का इंट्राडे लेकर आइए, क्योंकि अगर एक स्टॉक ने अभी अभी बैंक निफ्टी को मदद की है वापस 60-800 का लो बचाने में, और देखिए 60-800 की सिग्निफिकेंस फिर आपको समझ में आ जाएगी, वो बैंक निफ्टी भी रखिए, तो वो आईसीआईसीआई बैंक ही है। और पैरेलल चार्ट रखिए दोनों के प्लीज़, ताकि लोगों को समझ आए जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। 60-816 का लो, और वहाँ से अब हम आ गए हैं करीब करीब वापस 61,000 पर, और उसको लीड किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। चार्ट दोनों के इंटरडे चार्ट प्लीज़। हाँ, ये देखिए ये किस तरीके से, तो ये इनफैक्ट इसने निफ्टी को भी हेल्प की है अब काफ़ी हद तक। तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन आज ऑटोज़ में अच्छी तेज़ी, हीरो मोटो खास तौर से 4% ऊपर। आज सुबह सुबह हमारे पैनल ने पिक भी किया था हीरो मोटो कॉप को। क्यों आई है ये तेज़ी? और ऑटो सेल्स तो 1 मार्च को आने, उससे पहले मार्केट ने क्या भांप लिया, ये सुदर्शन से समझते हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें नॉर्मली 3 फेज होता है, पावर प्ले, उसका मिडिल का ओवर, उसका लास्ट में 3-4 ओवर्स। तो अगर जो पावर प्ले में आपके 2-3 विकेट गिर गए, उसका आप संभल कर खेलते हो बीच के ओवर में, फिर लास्ट के 3-4 ओवर में आप हिट करते हो। वो स्टोरी रही है ऑटो सेक्टर की। अगर जो FY26 की बात करें, GST से पहले GST रेट कट हुआ, उसके बाद से 1-2 महीने, उसके बाद से जो रफ्तार ऑटो सेक्टर ने पकड़ा है रजिस्ट्रेशन में, GST रेट कट के बाद जो डिमांड इम्प्रूव हुआ था, तो वो नवंबर दिसंबर में देखने को मिला। उसके बाद जनवरी से जो रजिस्ट्रेशन की रफ्तार पकड़ी है, वो फरवरी में भी देखने को मिल रही है। अगर जो करंट ट्रेंड होल्ड किया, तो फरवरी 2026 बेस्ट फरवरी होगा एटलीस्ट 2022 से, जब से डेटा अवेलेबल है वाहन वेबसाइट पे। और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज का अभी भी 4 दिन बाकी है फरवरी 26 में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ने ऑलरेडी फरवरी 2025 का रजिस्ट्रेशन ग्रोथ एक सरपास कर गया है, और ग्रोथ नंबर जो है एटलीस्ट 20% और मोर है। अगर जो बात करते हैं टोटल रजिस्ट्रेशन का अभी तक का, तो ऑलमोस्ट 21% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2 व्हीलर की बात करें तो 22%, पैसेंजर व्हीलर 20%,
कमर्शियल व्हीकल जहां पे ग्रोथ कंटिन्यूसली अच्छा रहा है वहां पे 23%, इवन थ्री व्हीलर का ग्रोथ है 19 to 20%। अगर जो आप कंपेयर करेंगे फरवरी का रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट द लास्ट 2 मंथ्स, तो टोटल इस महीने 21% है अगेंस्ट 18% जनवरी 26 का और 16% दिसंबर 2025 का। और सिमिलर ट्रेंड आपको टू व्हीलर में देखने को मिलेगा। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो लास्ट मंथ का रजिस्ट्रेशन ग्रोथ सिर्फ 11% था, वहां से इन्होंने जंप मारा है और इस महीने देख रहे हैं 20% का ग्रोथ। कमर्शियल व्हीकल ट्रेंड होल्ड कर रहा है, 23% इस महीने भी देखने को मिल सकता है। अगर जो थ्री व्हीलर की बात करें दिसंबर में 36% था, वहां से भी 19% का जनवरी में देखने को मिला और इस महीने भी ऑलमोस्ट 19 to 20% ग्रोथ रह सकता है। अब आते हैं कंपनी वाइज, टू व्हीलर से स्टार्ट करते हैं। दो कंपनीज बजाज ऑटो और हीरो मोटो, जितना उन्होंने रजिस्ट्रेशन फरवरी 2025 में देखा था पूरे महीने में, वहाँ से सिर्फ 3% दूर है। अगर जो बजाज ऑटो की बात करें तो उनका जो दूसरा सेगमेंट है एक्सपोर्ट, ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करता है। वहाँ पे लगातार 4 महीने से 2 लाख यूनिट्स का मंथली रन रेट वो देख रहे हैं और राजीव बजाज ने कल बोला कि अप्रैल से वो बढ़कर 2.5 लाख यूनिट्स हो सकता है। दो जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है टू व्हीलर में, टीवीएस मोटर, रॉयल एनफील्ड, उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक जो फरवरी 2026 में देखा ऑलरेडी वो ज़्यादा है जो पूरे महीने फरवरी 25 में हमने देखा था। आते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का, क्या स्टोरी रहा है? ओला अंडर परफॉर्म, एथर आउट परफॉर्म। सेम स्टोरी आपको इस महीने में देखने को मिला था। एथर का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फरवरी 2025 से 40% ज़्यादा हो चुका है और ओला में डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा। अब आते हैं पैसेंजर व्हीकल और कहें फोर व्हीलर का। 3 मेजर कंपनीज है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो और मारुति। तीनों का रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑलरेडी फेब 2025 के नंबर से ज़्यादा हो गया है और सरप्राइजिंग पार्ट क्या है, सबसे अच्छा कौन कर रहा है? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। इस बार आते हैं कमर्शियल व्हीकल में, नंबर्स अच्छे रहे हैं और इस बार दोनों कंपनी के रजिस्ट्रेशन फेब 2025 से ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। अभी भी 4 दिन बाकी है। अगर जो करंट ट्रेंड होल्ड करता है तो फेब 2026 बम्पर महीने रहेगा ऑटो सेक्टर के लिए। ओके, चलिए सुदर्शन ने बस एक लिंक तो बहुत अच्छा किया, बस एक दुखती रख पर हाथ रख दिया। वो पावर प्ले, मिडिल ओवर या लास्ट ओवर सब एक जैसे लग रहे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, सब में टुक टुक खेल रहे थे हम तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और दिक्कत ये हो गई कि इतना नेट रन रेट में पीछे हो गए कि अगर अगले दोनों मैच जीत भी जाए ना, बहुत टफ है, तो भी अगर वेस्ट इंडीज़ ने अगर साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो फिर बस हम गए। फिर तो थोड़ा सा मतलब मामला जो है इसमें फंस गया। खैर कोई बात नहीं, शुक्रिया सुदर्शन ये पूरी जानकारी रखने के लिए। गुरांग जी, ऑटो स्पेस क्या बाय करेंगे? सूची बहुत लंबी है अनुज भाई। 2 पहिया वाहन से लेकर के 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट्स, प्योर कमर्शियल व्हीकल प्ले। तो आपके सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और निवेशकों का समझ सरल करने के लिए वो सूची आपके सामने रख देता हूँ। 2 पहिया वाहन में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हाई एंड प्रीमियम मोटरसाइकिल्स और कमर्शियल व्हीकल में आयशर मोटर्स है। 4 पहिया वाहनों में मारुति और M&M है। टाटा मोटर पीवी अंडर रिव्यू है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। प्योर कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर सीवी, अशोक लेलैंड, ये दोनों कंपनियां शामिल है। ट्रैक्टर एग्री इक्विपमेंट में एक कंपनी है एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जहां पर खरीदारी की राय है। और जो मैं बात कर रहा था प्योर कमर्शियल ईवीज की, तो वहां पर एक कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। और एक बात, मैं सुदर्शन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक और बात है, भारत देश ने मेरे ख्याल से 8 या 9 देशों के साथ FTA साइन किया है। अमेरिका के साथ वर्क इन प्रोग्रेस है, उस पर तो टिप्पणी करना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन ये जो FTA साइन किए हैं अनुज भाई, उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है ना, वो इन सब ऑटो कंपनीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोल करके लेके आएगी। तो स्थानीय मार्केट में एक समय था जब नवंबर दिसंबर, जो आखिर के 2 महीने होते साल के, वहां पर नए लॉन्चेस होते ही नहीं थे कुछ सालों पहले। अब हम देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में भी हो रहे हैं लॉन्चेस और लोग गाड़ियां खरीद भी रहे हैं और महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े सकारात्मक आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ऑटो सेक्टर वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ अच्छा रुझान लेकर के आएगा, जहां तक नतीजों का सवाल है। ओके, तो वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ ऑटो सेक्टर यानी कि फाइनेंशियल स्पेसेस के साथ साथ ऑटो सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। एक चार्ट चेक, टीवीएस मोटर की बात की, टू व्हीलर स्पेस में आयशर टीवीएस मोटर ने अच्छा परफॉर्म किया है। टीवीएस मोटर देख रही थी मैं 6 महीने में 20% से ज़्यादा का रिटर्न, और लास्ट फ्राइडे
जो रिपोर्ट आई थी सीएलएसए की तरफ से, वो इंडस्ट्री से भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है टीवीएस मोटर, लेकिन चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड बताइए आशीष ख्याल जी। टीवीएस मोटर का चार्ट आप देखिए, 6 महीने में 20% के रिटर्न, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? देखिए, जो टीवीएस मोटर है अभी से नहीं, काफी समय से आउट परफॉर्मिंग है। टिप्पणी करने के पहले ये हमारे पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स में है, पर्सनल होल्डिंग में। तो ओवरऑल रुझान जो टीवीएस मोटर का है वो बाई साइड पे ही है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें देखा गया है काफी समय से। अभी ये करीबन जनवरी के महीने से कंसोलिडेट कर रहा था, जिसका हाई बना था करीबन 3900 के आसपास, और आज उसी को चैलेंज करके उसे ब्रेकआउट दे रहा है वॉल्यूम्स के साथ में। तो ये फ्रेश ब्रेकआउट है, नजरिया बुलिश ही है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिहाज से। ऊपर में ये टारगेट आता है करीबन 4200 के लेवल्स देखे जा सकते हैं, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 3760 का। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप है स्टॉक के अंदर। अगर ऐसे मार्केट में 52 वीक हाई पे कोई स्टॉक चल रहा है तो दैट शोज अ लीडरशिप पोजीशन। ओके, लीडरशिप पोजीशन में है टीवीएस मोटर्स। इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। शानदार रिटर्न्स इस पर्टिकुलर काउंटर से मिले हैं। लेकिन ये तो ऑटो स्पेस की बात हो गई। मेटल स्पेस देखिए, आज एक बार फिर से लेकर आइए इंडेक्स, और मेटल्स ने आज शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। करीब 2.5% के उछाल के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स अभी लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। दरअसल आज एक बाद कई दिनों बाद एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल ब्रोकरेज रिपोर्ट, और इस पर जो सेक्टर का रिव्यू था वो काफ़ी पॉजिटिव था। लेकिन क्या बात ही कही गई है उस रिपोर्ट में, वो समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून, और वो रिपोर्ट दोबारा आपसे जानना चाहेंगे क्या बातें निकलकर सामने आई है मेटल स्पेस में। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। और आज सबसे ज़्यादा चमक आपको मेटल स्पेस में देखने को मिलेगी। कुछ दिग्गज स्टॉक्स की बात करूंगा, लेकिन आप कोई भी कैश का स्टॉक देख लीजिए, सब में बड़े मूव नजर आएंगे। बहुत डाइवर्सिफाइड है, आपके बेस मेटल चल रहे हैं, फेरस वाले चल रहे हैं, और इसी के चलते आप देखें तो पूरा का पूरा इंडेक्स अभी 2.5% तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन इनमें से एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जो फिलहाल 4% से ज़्यादा चल रहा है, वो है वेदांता। इसकी बात करते हैं। सिटी की तरफ से बड़ी शानदार रिपोर्ट आई जहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो वैल्यूएशन मल्टीपल है और मेटल स्टॉक्स को ईवी बाय एबिटा के तौर पर देखते हैं तो 5.5 टाइम्स पर चल रहा है, जो कि इन्हें अट्रैक्टिव लगता है। ये बता रहे कि इस भाव से भी स्टॉक में तकरीबन 15% की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। कारण ये कि अब डीमर्जर का जो ट्रिगर है वो स्टॉक के भाव को प्ले करेगा। साथ में आप देखें तो बता रहे हैं कि एक पेयर ट्रेड हो सकता है जिसमें वेदांता को ये ओवरवेट रख रहे हैं और अंडरवेट की रेटिंग इन्होंने दी है जेएसडब्ल्यू स्टील पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेएसडब्ल्यू स्टील सबको खराब लग रहा है, ये तो सिर्फ सिटी की तरफ से व्यू था। आप सीएलएसए का रिपोर्ट पढ़िए। यहाँ पर सीएलएसए जो कह रहे हैं कि फेरस स्पेस में जो वैल्यूएशन मल्टीपल है, री रेटिंग है, यहाँ से और बढ़िया देखने को मिल सकती है, क्योंकि एचआरसी की कीमतें दिसंबर के लो से 18% ऊपर हैं। और रीबार के प्राइसेस भी देखें तो इनमें भी काफ़ी बढ़िया रिबाउंड आपको देखने को मिला है। ये बता रहे हैं कि जिंदल स्टील का जो फोकस है वो लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा है, तो ये अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो स्टील स्टॉक्स इन्हें पसंद आते हैं। एक एक करके सभी की रेटिंग और टारगेट प्राइस आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जेएसडब्ल्यू स्टील पर तो रेटिंग का उन्होंने अपग्रेड कर दिया। पहले जहाँ अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और 1200 रुपये का टारगेट है। वहीं जिंदल स्टील की बात करें तो 1375 का टारगेट दिया और टारगेट प्राइस इन्होंने रिवाइज किया है, टारगेट प्राइस हाइक किया है। टाटा स्टील पर होल्ड की रेटिंग है, टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं, 220 रुपये का टारगेट है। लेकिन आज देखें तो सबकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मेटल पर पड़ी हैं। सिटी और सीएलएसए के बाद मैक्वारी की तरफ से नोट देखिए, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि पूरा फेरस स्पेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इन स्तरों से भी 1000 से लेके 1500 रुपये प्रति टन कीमतें बढ़ सकती हैं। ऑलरेडी दिसंबर से लेके अब तक सिग्निफिकेंटली ऊपर हैं और कीमतें बढ़ेंगी तो अपने आप में सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक तरफ जहां पर देखें तो सिटी को जेएसडब्ल्यू स्टील पसंद नहीं आ रहा, अब यहां पर मैक्वारी की रिपोर्ट में कहा गया कि स्टॉक के अंदर आउट परफॉर्म करने की क्षमता और पूरे सेक्टर का टॉप पिक बना हुआ है। इसी के चलते अगर आप देखें तो आज सभी मेटल स्पेस के जो स्टॉक्स हैं इनमें बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। ओके, चलिए शुक्रिया आशीष। तो ये इस समय बड़ी तेज़ी मेटल्स में। मीनवाइल चंदन जी जुड़े हमारे साथ पैनल में। चंदन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी आशीष जी ने मेटल की काउंटर बात की और मोस्ट ऑफ द मेटल काउंटर अच्छा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव ट्रेंड के बाद में पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है। तो मैं हेवीवेट्स काउंटर में टाटा स्टील पे फोकस करना चाहूंगा, जहाँ पे काफी अच्छे डेटा सेटअप बने हुए हैं, चाहे आप टेक्निकल की बात करें या फिर डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस डेटा की। तो टाटा स्टील में यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में पुट राइटिंग सस्टेन देखने को मिल रही है, कोल अनवाइंडिंग हुई है, रोलर के डेटा भी यहाँ पे पॉजिटिव है और लगभग 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। तो टाटा स्टील पे खरीदारी की सलाह होगी। 209 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 223 के टारगेट के लिए।
ओके, टाटा स्टील चंदन जी की पिक हो गई मेटल स्पेस से। अच्छा, अब वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेते हैं हम गाबा सर से, विकास जी से और आशीष ख्याल जी से। गाबा सर बताइए, कैश में क्या पिक कर रहे हैं? स्टॉक का नाम है एजिस लॉजिस्टिक। एजिस लॉजिस्टिक साइडवेज जोन है इसमें, लेकिन स्ट्रेंथ नजर आती है। ट्रेड करा 724.80 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 714 का। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। 750 पॉसिबल है। कभी कभी एक दिन में भाग जाता है, कभी 2 दिन लगते हैं, लेकिन यस अप मूव ऑन है। एजिस लॉजिस्टिक्स सेफ स्टॉक ऑन द लॉन्ग साइड। एजिस लॉजिस्टिक्स गाबा सर की पिक, 1-2 दिन लग सकते हैं लेकिन सेफ स्टॉक। विकास जी आपने क्या पिक किया? जी हाँ, मैंने देवेनी को यहाँ पे पिक किया हुआ है। 131 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 142 का यहाँ पे इमीडिएट टारगेट आते हुए देखने मिल सकता है। 128 इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है। कल के लो के आसपास उन्होंने वहां से वापस पुल बैक रैली आज के इंट्राडे में देखने मिल रही, तो 128 के स्टॉप लॉस से 142 के टारगेट के लिए देवेनी को बाय कर। दिव्यानी इंटरनेशनल विकास जी की पिक हो गई कैश में। आशीष ख्याल जी आप क्या चुन रहे हैं? देखिए, टिमकेन इंडिया यहाँ पर बहुत समय से कंसोलिडेशन था, एक ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया वो ब्रेकआउट जोन को और फिर से रिवर्स हुआ अपसाइड पे। तो टिमकेन इंडिया पे बहुत अच्छा मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक में वॉल्यूम्स जबरदस्त पिकअप हो रहे हैं, तो यहाँ पर बाय कर किया जा सकता है ये लेवल्स पे। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा 3240 का, और टारगेट जो आता है 3520 का है। ओके, टिमकेन इंडिया, साथ ही दिव्यानी इंटरनेशनल और एजिस लॉजिस्टिक्स ये कैश में पिक किए गए हैं। ये कुछ काउंटर्स और कुछ काउंटर्स की बात करते हैं जो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि निफ्टी ने जो कोशिश की थी, रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी, वो तो टिका नहीं, 53 अंक नीचे अभी। लेकिन एक बार लेकर आई अल्ट्राटेक सीमेंट, ये डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ, और HUL लेकर आएगा। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। गाबा से सुबह ब्रिटानिया सुझाया था आपने, कोलगेट भी कल आपकी शायद BTST ट्रेड थी। ब्रिटानिया हाई साइड से थोड़ा फिसला, एक बार कोलगेट दिखाई, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। HUL में क्या करना चाहिए? बाय मोड पर तो है श्रेया, बिल्कुल। मेरे ख्याल से एक सेफ स्टॉक है। अगेन डिफेंसिव बैक है, अपमूव के लिए 2378 के आसपास ट्रेड करता है, और मेरे ख्याल से स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए 2365 का, मतलब 6575 का। 13-14 रुपए का स्टॉप है, लेकिन नियर टर्म टारगेट 2400 है। वहां तक जाके थोड़ी राउंड फिगर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अप ट्रेंड ऑन है HUL। अप ट्रेंड ऑन है HUL में। अच्छा, निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर ग्रीन में ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स में ठीक ठाक तेज़ी है अभी भी। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 178 पॉइंट ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। BMC का बजट आएगा। जी हाँ, BMC की बात क्यों कर रहे हैं हम? पहली बात तो कोई, हम सब मुंबई में रहते हैं तो हमें फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट इस न्यूज़ रूम में जो है उन्हें तो फ़र्क पड़ता है, और वीरू भी नहीं है आज, तो हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे रिच ये म्यूनिसिपैलिटी भी है, शायद इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट म्यूनिसिपैलिटी है। देख के लगेगा नहीं वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, लेकिन आशीष के पास चलते हैं और समझते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्टॉक स्पेसिफिक रीजन की वजह से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। और देखिए, बजट पेश होना शुरू हो चुका है, कैपिटल एलोकेशन आ चुका है। पिछले साल जितना बजट रखा गया था उससे 9% ज़्यादा है इस बार। और जैसा कि आपने राइटली बताया कि ना कि सिर्फ भारत की, पूरी दुनिया भर में देखें तो इनसे ज़्यादा अमीर कोई भी म्यूनसिपाल्टी नहीं है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि 5 भारत के राज्य ऐसे हैं जिनका खुद का बजट नहीं होता, उतना सिर्फ एक BMC के यहाँ पर आप देखें तो बजट निकल कर आता है। अब दरअसल आप देखें तो पिछले साल का कैपिटल एलोकेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट था, तकरीबन 43,162 करोड़ का था, और इस बार अभी तक जान में अब तक करीब करीब 19,500 करोड़ का खर्चे कर चुके हैं, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम चल रहा है। मुंबई में जहां देखेंगे वहां आपको कोई ना कोई गड्ढा खुदा हुआ नजर आएगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। अब देखें तो कोस्टल रोड का जो नदन फेज है इस पर काम होगा। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड है, ये अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी के लिहाज से, तो यहाँ पर काम चल रहा है। और ट्रेंड देखिए कि ट्रेंड किस प्रकार का है, क्योंकि BMC का जो बजट का एलोकेशन है बहुत बड़ा होता है। अब आप देखिए 2023-24 में 52,000 करोड़ था, जो कि 24-25 में 65,000 करोड़ हो गया। 25-26 में देखें तो 74,400, और अभी का जो फ्रेश आंकड़ा है वो तकरीबन 81,000 करोड़ का है। मैं राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ, पिछले साल के मुकाबले 9% ज़्यादा इस बार आपको BMC का बजट देखने को मिल रहा है। लेकिन बजट के साथ एक और ख़ास बात होती है कि BMC के पास पैसा बहुत है, जो फिक्स डिपॉजिट है बहुत ज़्यादा है, और इसका भी ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर आएगा। ऑलमोस्ट पिछले 3 साल में देखें तो 81 से 82,000 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट है, तो पैसा भर भर के आता है। ऐसे में इंफ्रा पर स्पेंडिंग होती है। बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे हैं तो जो रेडार पर रहेंगे। इनमें से सबसे पहला है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो
वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है और बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है। इसके अलावा देखें तो अशोका बिल्डकॉन इनकी एक जेवी है अडानी ग्रुप के साथ, जहां पर तकरीबन इन्हें 1816 करोड़ का मीठी रिवर रीडेवलपमेंट का जो है प्रोजेक्ट मिला था और भी बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर इनका कामकाज चल रहा है। जय कुमार इंफ्रा यहाँ पर भी देखें तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड प्लाजा, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम हो सकता है क्योंकि फैसिलिटी मैनेजमेंट में बड़ा नाम है और इनके दरअसल प्रमोटर ग्रुप आप देखें तो बीजेपी की तरफ से पूरी तरीके से कनेक्टेड भी हैं। अन्य स्टॉक्स की बात की जाए तो जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वाले स्टॉक्स रहेंगे जैसे सीमेंस इंडिया है, L&T है, ब्लू स्टार है, क्योंकि मेट्रो के विस्तार के ऊपर आगे हम देखेंगे कोई अनाउंसमेंट आता है तो इन स्टॉक्स के लिए अच्छा हो जाएगा। साथ में डेटा सेंटर पर बड़ा फोकस रहा है तो लोड़ा डेवलपर्स और अनंतराज इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखना चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो ये कुछ स्टॉक्स जो आपके रडार पर रहेंगे। शुक्रिया आशीष। मैं एक मीटिंग के लिए गया था लोअर परेल में, वहाँ से ऑफिस का डिस्टेंस था 1.1 किलोमीटर और गाड़ी में दिखा रहा था 18 मिनट और वॉकिंग से दिखा रहा था 11 मिनट। लेकिन तकलीफ क्या थी कि इतनी गर्मी है कि आप वॉक तो कर नहीं सकते, तो गाड़ी में ही आना पड़ता है ना, क्या करें। और सच बताऊं तो वो खैर अब तो खैर इलेक्शन ख़त्म हो गए बीएमसी के, लेकिन जैसे ही उसके इलेक्शन आते हैं ना वो गड्ढे खुद जाते हैं उस जगह। और दिक्कत क्या है ना, अब हमारा ऑफिस ना एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे है। हमारे ऑफिस में आने के लिए ना 3 तरफ से रास्ते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि तीनों तरफ के रास्ते खोद दिए थे। ओह गॉड सर, वो तो याद है हमें। तो मैं समझ नहीं पाया कि चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, कोई जाए नहीं वो तो समझ में आता है। तो अगर ऑलरेडी है वहाँ पर, मान लीजिए किसी ने ओवरनाइट वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और उसके बाद वो गाड़ी निकाले कैसे? मैं तो खड्डे में गिर जाएगी उसे गाड़ी में। गाबा सर, आपके यहाँ बैंड्रा में भी काफ़ी काम चल रहा होगा वैसे? बहुत काम है, छोटी छोटी गलियों में खाने में बहुत काम है। शाम को निकलना डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। 3:30 बजे निकल जाओ तो 4 तक वापस आ जाओ। चलिए, चंदन के ऑफिस के सामने पता है क्या बुरा सीन है, मैं बताऊं। चंदन के ऑफिस के सामने, मोतीलाल ओसवाल के सामने, एक तो पहले ही वहाँ पर एक लेन में तो टैक्सियाँ खड़ी हो जाती थी, है ना, और अब वो एक लेन पूरी वहाँ से। अच्छा, मुझे समझ में ये नहीं आता कि वैसे काम पैचेस में होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपने लेके प्रभा देवी से लेके माहिम तक वो एक पूरी लेन ब्लॉक कर दी, पूरा खोद दिया उसको। अब उसमें वो काम अगर पैच में हो रहा है तो पैच में उसको खोदो ना, एक साथ पूरा क्यों करना है? क्यों चंदन? बिल्कुल अनुज जी, सही बोल रहे हो। और बीएमसी के बजट के दिन ये काफी गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हो। और आपने ऑफिस की बात की, यू टर्न लेते हैं ना, आई थिंक 3 से 5 मिनट लग जाते हैं। और सुबह सुबह रिपोर्ट बनाने टाइम यू टर्न लेना और इतने खड्डे देख के तो आती है, बट हाँ, वो मार्केट वाले यू टर्न क्या आती है। एक क्या असल में इशू क्या है ना कि वो एक फिल्म आई थी ना, कहते हैं कि हम मुंबई में ना, हम सब ने ना एडजस्ट कर लिया अपने आप को, कहते हैं ना स्पिरिट ऑफ मुंबई, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है हो रहा है। तो ये मुद्दे सीरियस हैं जिन पर हम हंसकर मजाक करके बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते असल में। कुछ फैक्ट ही है, उसको सिर्फ हंसी मजाक में बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं आप अपना काम छोड़ के जाएंगे वहाँ पर, वो करेंगे, वहाँ पर जाके फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करेंगे, भाई क्या क्या मिल जाएगा उससे? तो हम यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज बता रही थी मैं कि इनफैक्ट एक बहुत, आशीष को पता होगा, सुनील शेट्टी की बहुत पुरानी मूवी जिसमें वो बहुत ही यंग दिख रहे हैं, उसमें वो बात करते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं मुंबई की बात। हाँ, वो उस पर मत जाइए, हाँ उस पर मत जाइए, मैं समझ गया आपकी बात को, उस पर मत जाइए। लेकिन हाँ, वो रील काफी चलती है ना, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी देखिए, कहते हैं ना, स्टिल आई वुड से कि मुंबई इज द बेस्ट सिटी। मतलब मुंबई फिर भी एक इट हैज अ वाइब, हाँ इट हैज अ वाइब, और सेफ्टी हो, कुछ भी हो, बाकी सब चीज़ें हैं, तो सब चीज़ों को टोटलिटी में देखना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, हमारी सिटी है तो हमको अच्छी लगती है, तो उसकी जो एक आध खराब चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करना जरूरी होता है ना, लेकिन ओवरऑल उसमें कोई डाउट नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत कुछ डिस्कस कर लिया हमने, धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन के लिए हमारे साथ चंदन जी, मानस जी, अरुण जी हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चंदन जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। बिल्कुल, देखिए धमाकेदार ऑप्शंस की बात करेंगे तो मेटल के बाद में सिलेक्टिव ऑटो काउंटर्स है, जहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और मेरी नजर जा रही है यहाँ पे टीवीएस मोटर। शायद ये काउंटर की चर्चा हो चुकी है, बट मोमेंटम है तो ऑप्शन के लिए मोमेंटम वाले काउंटर को ढूंढना पड़ेगा। टीवीएस मोटर का मैं यहाँ पे ऑप्शन देख रहा हूँ, काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और रोलर्स के डेटा भी यहाँ काफी पॉजिटिव थे, जो इंडिकेट कर रहा है कि अपमूव बनने चाहिए। मैं टीवीएस मोटर में यहाँ पे 39
40 की कॉल पे देख रहा हूँ अच्छा खासा प्राइस सेटअप हुआ है, आज वॉल्यूम भी हुआ है, लगभग 100 रुपए के आसपास ये कॉल चल रही है, 39.40 की खरीदारी की सलाह होगी। 82 का सपोर्ट होगा, ऊपर में लगभग 129 तक के टारगेट टीवीएस मोटर की 3940 की कॉल में बननी चाहिए। ओके, टीवीएस मोटर ये हम डिस्कस भी कर रहे थे और चंदन जी को ऑप्शंस के लिए पसंद भी आ रहा है। मानस जी, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, लॉरेस लैब पे के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। स्टॉक मेरे ख्याल से पिछले 4 हफ्ते से हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा था। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो लॉरेस लैब का 1070 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 1070 का कॉल ऑप्शन, 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 60 रुपए की टारगेट सेट करने हैं। ओके, लॉरेस लैब्स ये हो गई आपकी पिक। अरुण जी बताइए, आपने क्या पिक किया ऑप्शंस में? जी अनुज जी, मेटल सेक्टर के साथ ही जाना चाहेंगे। टाटा स्टील में ब्रेकआउट है तो उसका एट द मनी कॉल ले। 215 का कॉल लगभग 6.5 रुपए के आसपास चल रहा है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 9 रुपए तक के टारगेट शायद इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो एट द मनी कॉल 215 का ले, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग करके चल सकते। टाटा स्टील अरुण जी ने पिक किया, लॉरेस लैब मानस जी की तरफ से आई और टीवीएस मोटर पिक किया गया है चंदन जी की तरफ से धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 स्टॉक्स लेकर आइए जिसमें भारी गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली। एक तो वारी एनर्जी, साथ ही प्रीमियर एनर्जीज, विक्रम सोलर में भी काफ़ी गिरावट। इनफैक्ट देखिए 10% तक ये स्टॉक करेक्ट हुए, लेकिन करेक्ट क्यों हुए ये समझते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया, जैसे कि हम काफ़ी लंबे टाइम से ट्रम्प के बारे में डिस्कस ही करते हैं कि ग्लोबली ये सरदर्द बन चुका है, लेकिन अब सरदर्द नहीं, ये माइग्रेन बन चुका है। एकदम से इनको उठता है और कुछ ना कुछ इनको अनाउंसमेंट है वो करनी होती है। और आज सुबह हमने देखी थी कि सोलर इंपोर्ट पे इन्होंने 126% का जो टैरिफ है वो लगा दिया है। भारत से जो भी सोलर पैनल्स इंपोर्ट होंगे और प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे उसके ऊपर ये जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा। अब अगर साल 2024 का डेटा देखा जाए तो करीब करीब $793 मिलियन का हमने सोलर इंपोर्ट देखा था यूएस के अंदर। अब इसे अगर कंपेयर करेंगे आप साल 2022 से तो देखिए 9 गुना यहाँ पे एक बढ़त जो है वो देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर हम यूएस का तर्क समझे तो उनका कहना ये है कि जो इंडियन सोलर कंपनीज हैं उनको ऑलरेडी सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी की वजह से यूएस में जो प्रोडक्ट है वो कंपनीज सस्ता बेचती है। लेकिन अब टैरिफ ज़्यादा लग जाएगा तो कंपनी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा और जो कंपनी के इंसेंटिव है वो हमें डेंट खाते हुए नजर आएंगे। अब अगर फिस्कल ईयर 25 फर्स्ट हाफ की ही बात करी जाए तो 3 कंट्रीज से देखा था हमने कि 57% का जो सोलर मॉड्यूल है वो यूएस के अंदर इंपोर्ट हुआ था। इसके बाद अगर कंपनी वाइज देखा जाए तो अपना जो Q3 था उसमें वारी एनर्जी के मैनेजमेंट ने बोला था कि यूएस के अंदर अपना जो वो एक्सपोजर है वो और भी ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिकली बात करी जाए तो वो चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन को और भी जोरों से बढ़ाया जाए। अब अगर मैप देखा जाए कि कंपनी का यूएस के अंदर कितना एक्सपोजर है तो देखिए वारी एनर्जी की बात करी जाए तो करीब करीब 29 से लेकर 30% का जो उनका एक्सपोजर है यूएस के अंदर है और विक्रम सोलार का करीबन 16 से 20% का है। लेकिन प्रीमियर एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा बचती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी हमें रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन पेन डेफिनेटली दिखाई दिया है शेयर में। पेन तो दिखाई दिया है शेयरों में। और कंचन ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसे बोले जैसे डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं ना, जैसे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सरदर्द नहीं माइग्रेन बन चुका है ना। प्रेसिडेंट है वैसे अमेरिका के, है ना। थोड़ा सा हमको वो उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए उनको। नहीं खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। बाकी में पूरी दुनिया के लिए सरदर्द तो बनी रहे। कम से कम 3 दिन पहले तक ये था कि वो फैक्टर ख़त्म हो गया। वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया ना, उसके बाद दिक्कत आ गई। अब ये बात मान के चलिए, वैसे मुझे लग रहा है कि अगर ट्रेड डील हो भी गई होती ना फिर भी वो बीच बीच में कुछ ना कुछ बयान तो आने ही थे। अब जैसे ये सेक्टर पर आ गया, अब सेक्टर स्पेसिफिक बयान आई थिंक कुछ ना कुछ होता रहेगा। अच्छा, मेरी इशू पता है क्या है? मेरी इशू ये है कि मैनेजमेंट्स के क्लैरिफिकेशन वगैरह सब होने के बावजूद वारी ने इतना लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन भेज दिया एक्सचेंज को। विक्रम सोलर हमारे सिस्टर चैनल पर बैठ कर बता रहे हैं पिछले 10-15 मिनट से कि नहीं हम पे इम्पैक्ट नहीं है। तो रिकवर क्यों नहीं हो रहे स्टॉक्स? इम्पैक्ट तो है, लेकिन क्या होता है कि इम्पैक्ट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने की इम्पैक्ट नहीं है तो अलग बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट बता देती है आपको। इतना लंबा टाइम नहीं लगता स्टॉक मार्केट को भाई। अगर इम्पैक्ट नहीं होता तो अब तक फुल रिकवरी आ जानी चाहिए थी फिर, है ना। अब अच्छा, प्रीमियर के केस में आई थिंक थोड़ा एक्सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% है। हम सुबह डिस्कस करते हैं, आई थिंक 96.4 है, लेकिन खैर जो भी है थोड़ा इम्पैक्ट तो है। हाँ, कम है उसके केस में, इसको हटा दीजिए, कम है इसके केस में, तो इसके लिए रिकवरी आ गई। लेकिन है तो इम्पैक्ट यहाँ पर भी। प्लस एक और चीज़ होती है, आप जब एक्सपोर्ट करते हैं ना तब आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अब जो बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए, चलिए मैं मान भी लूँ कि 10% एक्सपोर्ट है,
तो एक्सपोर्ट 10% है, लेकिन वो 10% अर्निंग्स में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? आई थिंक अब हमको उस नंबर पर जाने की ज़रूरत है। क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट का एबिटा अलग होता है। अब बजाज ऑटो जो बाइक इंडिया में बेचता है, वही बाइक वो बाहर की कंट्रीज में उससे ज़्यादा महंगी बेचता है ऑब्वियसली। तो आइशर मोटर्स जो बाइक इंडिया में बेचता है, वैसे ही वो बाइक अगर अमेरिका में बेचेगा तो कहीं ज़्यादा महंगी बेचेगा। तो उस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है जब आप किसी चीज़ को यूएस जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर प्राइसिंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा होती है। एक पानी की बोतल आप अगर लेंगे, चलो मैं किनले की बात कर लेता हूँ क्योंकि वो ग्लोबल ब्रांड है। किनले वही पानी की बोतल इंडिया में 20 रुपये में बेचेगा, लेकिन यूएस में वही आपको $8 की मिलेगी। वो 800 रुपये हो गया। तो वो इसके लिए ये जो फ़र्क होता है ना, एक्सपोर्ट मार्केट इसके लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है? एक होता है आपका मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया के मुकाबले वो भी लुक्रेटिव है। लेकिन अगर अमेरिका जैसी मार्केट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब आप एग्जांपल दे रहा हूँ, पार्ले जी इंडिया में 2 रुपये का मिलता है, आप यूएस चले जाए वो 200 रुपये का मिलता है। उस पर लिखा होगा MRP 2 रुपीज़, लेकिन वो मिलेगा थोड़ा ना आपको वहाँ 2 रुपये। तो ये इसके लिए वो जो मार्केट होती है वो लुक्रेटिव होती है। इसके लिए जब इस तरीके की न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट इस तरीके का आता है। खैर एक काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं। फिर 4 का चौका का सीक्वेंस बताता हूँ आपको। मानस जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन, फिर चलेंगे चंदन जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष कयाल जी के पास चलेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए चलेंगे गौरांग जी के पास। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए ऊनो मिंडा के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। ऊनो मिंडा करेक्ट हुआ था 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके, रिकवरी में वापस 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो इसका जो 1200 का कॉल ऑप्शन 52 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। ऊनो मिंडा का 1200 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस आपको 44 रुपीज के नीचे लगा के रखना है और टारगेट आपको 75 रुपीज के सेट करना है। ओके, चलिए ऊनो मिंडा ये इस समय आपके लिए एक ट्रेड होगी। चंदन जी आपने क्या पिक किया FNO सुपरस्टार में? फोकस करेंगे हिंदुस्तान जिंक पे। देखिए सेलेक्टिव मेटल काउंटर में अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से हिंदुस्तान जिंक एक बड़ी रैली के बाद में 5 वीक का करेक्शन और कंसोलिडेशन कंप्लीट करके अब जो बॉटम बना रहा है 50 डेमा के ऊपर इंडिकेट कर रहा है मूव बनना चाहिए, तो हिंदुस्तान जिंक पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा यहाँ पे लगभग 605 के आसपास का, ऊपर में 640 तक के अपसाइड हिंदुस्तान जिंक में दिखने चाहिए। हिंदुस्तान जिंक चंदन जी की पिक होगी FNO सुपरस्टार में। आशीष कयाल जी चार्ट का चमत्कार बताएं। देखिए, आज का चमत्कार स्टॉक होगा लॉरेस लैब। यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, और हम थोड़ा सा फार्मा सेक्टर डिफेंसिव स्पेस में पॉजिटिव रुझान देख सकते हैं। तो यहाँ पर लॉरेस लैब पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस 1030 का होगा, टारगेट ऊपर में 1130 का लगाना होगा, 1130 का टारगेट। ओके, लॉरेस लैब पसंद आ रहा है आशीष कयाल जी को। शानदार चार्ट, अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर काउंट में, डीज हाइपर कर रहा है, जबकि आप देखिए निफ्टी अब मात्र 20 अंक ऊपर रह गया है, तो अच्छी परफॉर्मेंस। मिड कैप फंडा गौरांग जी बताएं कौन सा स्टॉक चुन रहे हैं? तो शाह जी, मिड कैप फंडा के रूप में दूरसंचार में सेवाएं और बढ़ाने के लिए एक कंपनी है टाटा ग्रुप की, वो है टाटा कम्युनिकेशंस। बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है, और जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता जाएगा, मेरे ख्याल से इस कंपनी की जो सेवाएं हैं उसका आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं, और लंबी अवधि की राय है ये। बुनियादी तर्क के आधार पर इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। टाटा कम्युनिकेशन लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा लग रहा है गौरांग जी को। मिड कैप फंडा के लिए एक फटाफट से रिकैप 4 का चौका का। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, और मानस जी ने सुझाया ऊनो मिंडा, 1200 की कॉल लेनी है आपको, 75 का टारगेट, 44 का स्टॉप लॉस। चंदन तापड़िया जी कह रहे हैं हिंद जिंक मेटल स्पेस में शानदार रैली, और हिंद जिंक यहाँ से और बढ़ेगा। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, 640 के टारगेट देख रहे हैं वो, 605 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। आशीष कयाल जी कह रहे हैं कि लॉरेस लैब चल सकता है यहाँ से, तो 1130 के टारगेट हैं, 1030 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा के लिए टाटा कम्युनिकेशन पसंद आ रहा है गौरांग जी को लंबी अवधि के नज़रिए से, यहाँ पर खरीदारी की राय। लेकिन गौरांग जी, भारतीय एयरटेल देखिए आज भी डेज लो पर कर रहा है कारोबार। कल हमने जो खबर बताई थी एयरटेल मनी में निवेश, और हमें लगा कि NBFCs में जो एंट्री होगी भारतीय एयरटेल के लिए वो अच्छी खबर है लंबी अवधि की नज़रिए से, लेकिन कल भी मार्केट ने रिवॉर्ड नहीं किया, आज भी डेज लो पर है।
भारतीय एयरटेल की दिक्कत क्या नजर आ रही है आपको, साथ ही लंबी अवधि के नजरिए से कैसे लग रहा है ये स्टॉक? दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है सेल्यूलर सर्विस ऑपरेटर और सबसे बेहतरीन उपभोक्ताओं की संख्या है इनके पास। नतीजे जो आए थे मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक थे, खास करके जो अफ्रीकन ऑपरेशंस के आंकड़े आए थे श्रेया जी, वो बहुत अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे। अब कल से जब से ये घोषणा आई है मेरे ख्याल से तब से बाजार को ये पसंद नहीं आया और मेरे ख्याल से इसी को लेकर के थोड़ा बहुत दबाव दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कल और आज का रुझान छोड़ दें और अगर आप पिछले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल का नजरिया रखें, इतिहास देखें, क्षमा चाहता हूँ, तो एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर बना हुआ है ये। और मेरे ख्याल से करीबन 500-600 रुपए से हमारी खरीदारी की राय रही है और वो खरीदारी की राय आज के तारीख में भी है जब ये करीबन 1900-1910 के आसपास कामकाज कर रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा खबर का असर है छोटी मध्यम अवधि के लिए। हमारा मानना है कि जो खबर आई थी वो सकारात्मक है आने वाले भविष्य के कारोबार को लेकर के। ओके, लंबी अवधि के नज़रिए से तो काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे गौरांग जी, लेकिन अनुसर आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, भारतीय एयरटेल कल एनबीएफसीज को में एंट्री को लेकर खबर आई, उसके बाद टूटा, आज टूटा, फिर आज देखिए इनफैक्ट अगेन डेज लो पर है। आपका व्यू क्या बन रहा है? देखिए कल भी व्यू यही था कि लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है लेकिन नियर टर्म में मार्केट को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट को कभी भी समहाउ ना अनरिलेटेड स्पेस में कैपेक्स पसंद नहीं आता। अब 20,000 करोड़ रुपए आप स्पेंड कर रहे हो तो मार्केट चाहेगा कि आप टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें। मुंबई मेट्रो 3 में लगा दें, वैसे वो खाली उनकी वो नहीं है, वो किसी का नेटवर्क नहीं आता वहाँ। तो अब इशू क्या होता है कि एनबीएफसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जितना मैं भारती की मैनेजमेंट को जानता हूँ वो बहुत प्रूडेंट है, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन से सेक्टर में किस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें पता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडस टावर, उसका पहले नाम भारती इंफ्राटेल हुआ करता था, क्या टाइम पे बेचा और क्या टाइम पे वापस खरीदा। स्टेक अभी हाल फिलहाल में बढ़ाया ना? हाँ बढ़ाया है। तो वो पहले भारती इंफ्राटेल हुआ करती थी, उसको उन्होंने बेच दिया था, उसको वापस ले लिया। तो ये इनको पता है कि किस तरीके से किस बिजनेस में कब इन्वेस्ट करना है। नियर टर्म में प्रेशर है, लेकिन जैसा मैं पहले भी एक्सप्लेन कर रहा था आपको, अगर आप इसका 2 साल का या 5 साल का या 8 साल का चार्ट देखेंगे ना, आपको ये डिप्स में लगेगा कि हाँ ये डिप्स थी बाइंग के लिए, ये डिप्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। 2 साल में देखिए 72% के रिटर्न है, आई थिंक हमारे 5 साल से ज़्यादा का होता नहीं है, 5 साल में देखिए 230% के रिटर्न है, और मोर और लेस आप यही पाएंगे। इसमें जब डिप्स और कंसोलिडेशन आते हैं ना वो लंबे चलते हैं, 3 महीने, 6 महीने, एक बार तो मेरे ख्याल से 12 या 13 महीने का भी कंसोलिडेशन हुआ था अगर मेरी मेमोरी सही है तो। लेकिन उसके बाद इनमें नॉर्मली इसमें एक ब्रेकआउट आता है। एक अगर सबसे कंसिस्टेंट स्टॉक्स में से एक अगर आप मानेंगे तो वो एक स्टॉक है। कभी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं इसको अप्रोच करना चाहिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत कम चलता है ये, मतलब ट्रेडिंग में क्या आप लेके बैठ जाए रोल ओवर करते रहें तो अलग बात है, वरना बीच बीच में ऐसे फेजेस आते हैं। ये पहला फेज नहीं है कि भारती 12% 13% करेक्ट हुआ अपने हाई से, पिछले 5 साल में आई थिंक कम से कम 10 बार करेक्ट हुआ होगा। लेकिन इशू ये है कि क्या करेक्शन के बाद वापस ऑल टाइम हाई लगाता है, तो वो उसका आंसर येस है। क्या 2026 में भी वापस ऑल टाइम हाई लगेगा? अब कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन अगर मैं बेट करना चाहूँगा तो हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है कि हाँ वो होगा। चलिए काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जी। ईरानी जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर कल भयंकर बिकवाली देखी हमने मार्केट में, आज समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी टिका नहीं, ऊपरी स्तरों से फिर से फिसला है, हालांकि फिर भी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जो आंकड़े आए सामने एफआईज की तरफ से वो इतने बड़े भी नहीं थे। अभी भी मार्केट को क्या डर सता रहा है? क्या ये आईटी है, एफआईज की ओर से बिकवाली है, ग्लोबल क्यूज है? आपका नजरिया, आपका टेक?
आई थिंक अच्छा सवाल पूछा, पूरा संक्षेप में सब कुछ पूछ लिया एक साथ, अच्छा लगा। मैं कहूँगा कि पहली बार 20 साल में ऐसा लग रहा है कि इंडिया पूरी जो पार्टी चल रही है स्टॉक मार्केट की ग्लोबली, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आई थिंक इंडिया इज़ अंडर परफॉर्मिंग वर्चुअली ऑल मार्केट्स एज फार एज स्टॉक मार्केट गोज। अभी आज मुझे पूछ रहे तो मैं कहूँगा आईटी इज़ अ ड्रैग, रिलायंस इज़ अ ड्रैग, साइड में पॉकेट्स में पीएसयू बैंक्स आर डूइंग वेल, पावर सेक्टर अच्छा चल रहा है, रिसोर्सेज अच्छा चल रहा है, मेटल्स अच्छा चल रहा है। ये कहना ठीक है, सही है, बट द पॉइंट इज इंडिया इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दी स्टॉक मार्केट पार्टी अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर आप मुझे पूछे तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये है, वो है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम था, ये सब छोड़ दीजिए साइड में। द मेजर कंसर्न इज़ अर्निंग्स, और जब तक आप अर्निंग्स पिकअप नहीं होगा, आई थिंक समवेयर ऑन द लाइन यू विल फाइंड 1 या 2 सेक्टर आपको धोखा देगा, 2-3 सेक्टर अच्छा चलेगा। ये मार्केट ऐसा है जो अभी मार्च महीना चालू होगा। मार्च महीने में नॉर्मली पब्लिक को लगता है कि मुझे कैश पे बैठना चाहिए। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो भी दर्शक भी देख रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर है, 100 में से 100 इन्वेस्टर, उन्होंने 25-26 में पैसे नहीं बनाए। अलग से इक्विटी में से पैसे निकाल के आईपीओज में डाले, आईपीओ में और नुकसान हुआ। फिर लोग आके कहने लगे अरे चांदी बढ़ रहा है, सोना बढ़ रहा है। जनवरी एंड में आके ऊंचे भाव में सोना और चांदी खरीदा, वहाँ से 20-30% नीचे। तो प्रॉब्लम है कि सब बाजू इन्वेस्टर ने पैसे घुमाया, अभी उसने हाथ ऊपर करेगा और बोलेगा कि मुझे थोड़ा कैश पे बैठना है, और अभी मार्केट में खरीदने वाला कोई माइकल लाल ज़्यादा है नहीं। तो ये सेलिंग प्रेशर के कारण यू मे सी फर्दर लोअर लेवल्स स्पेशली इन द ब्रॉडर मार्केट, और ये शायद 2026 के जून महीने तक भी चल सकता है। लेकिन इसके बीच में एक सुपर्ब अपॉर्चुनिटी आ रही है, और मैं आई एम रेडी टू स्टिक माई नेक आउट एंड से कि आप अगर अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जिसकी वैल्यूएशन 10, 15, 20 टाइम से ज़्यादा ना हो, साइड मार्केट में खास करके मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में, आप अगर स्मॉल क्वांटिटी में खरीदो अभी से लेके मई जून तक, आई प्रॉमिस यू ये सारे स्टॉक्स आपको 30 से 50% बाय दिसंबर 2026 दे के जाएंगे। मूल कारण है कि आज सेलिंग है, बाइंग नहीं है। तो 10,000 20,000 शेयर का भी वॉल्यूम होता है, स्टॉक 3-4-5% लुढ़कता है। तो ये जो गाड़ी नीचे आ रही है, इसमें अभी आपको जाके छोटा सा क्वांटिटी खरीदना है। जितना नीचे आए आप आस्ते आस्ते अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदो, एंड व्हेन एवर द बाउंस कम्स, व्हेन एवर द रैली कम्स, आई प्रॉमिस यू विल मेक गुड मनी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको डिफेंसिव खेलना है, ये डिफेंसिव में आप देखिए आईटीसी ने धोखा दिया बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेस ऑन सिगरेट्स, और ये इन्फोसिस और टीसीएस आप देखिए, इसको भगवत गीता, कुरान और बाइबल समझते थे लोग, घर पे रखते थे शेयर्स को, किसी ने बेचा नहीं। आज वही स्टॉक्स पिछले 6-5 साल के लोएस्ट लेवल पर है। तो इन्वेस्टर्स हैव सफर्ड। अभी ये पैसा अल्टीमेटली कहीं भी डिप्लॉय होगा। आईटी का वेटेज मार्केट में कम हो गया, फाइनेंशियल्स का नियरली 30-35% हो गया, आईटी का 10% हो गया। तो ये सारे स्टॉक्स पैसे आईटी से निकल के जाएंगे कहाँ पे? सो जो लोग को मार्केट में डर लग रहा है वो कंज्यूमर स्टेपल्स लेगा या फार्मा लेगा। कंज्यूमर स्टेपल्स में मैरिको, ब्रिटानिया ऑल टाइम हाई पर है, और रही बात हिंदुस्तान लीवर, कॉलगेट, नेस्ले एंड अदर टाइप ऑफ स्टॉक्स, वो आज भी इन्वेस्टर्स को थोड़े महंगे लग रहे हैं। तो इट इज़ पॉसिबल वी मे हैव अ स्मॉल रैली इन फार्मा स्टॉक्स, क्योंकि आज मार्केट में से आईटी में से पैसा बाहर जा रहा है, दिस स्टॉक्स में हो रहा है। बट इफ़ यू अलाउ मी टू से, दर्शकों के लिए आई थिंक द लवली अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन द फर्स्ट हाफ इन द साइड मार्केट, द ब्रॉडर मार्केट, जहाँ अभी भी काफ़ी सारा खून और निकलना बाकी हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ थिंग्स आर बॉटम आउट, मैं कहूँगा कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आपको लगते थे 200 में अच्छा लग रहा था, अब ये 180 हो गया, शायद 150 भी देखेगा, लेकिन 150-140 से वापस आपको 225-250 दिखाएगा। वहाँ पे आपको जो परसेंटेज रिटर्न मिलेगा ये आपको फ्रंटलाइन मार्केट में नहीं मिलने वाला है। प्रॉब्लम है आपके पास पैसे होने चाहिए और थोड़ा सा दर्द और सहन करने की ताकत होनी चाहिए अगले 1-2-3 महीने के लिए। मीनवाइल मार्केट में एकदम से शार्प रिकवरी आ रही है निफ्टी में। अच्छा बोलते ही वापस बैंक निफ्टी में, ये वो बैंक निफ्टी लेकर आई है इंट्राडे, अब वही 60-800 से फिर बैंक निफ्टी घूमा और 61,000 के ऊपर आया। तो ठीक ठाक रिकवरी यहाँ पर, और मिड कैप यहाँ पर भी अच्छे मूव्स इस समय आ रहे हैं। मेहरबान जी गुड आफ्टरनून। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे भारती एयरटेल पर।
बड़ी करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में, आप बाइंग करेंगे क्या स्टॉक में? नो, आई वोंट बाय। मेरे पास जो है आई विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। अच्छा, दो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इट्स अ ग्रेट मैनेजमेंट, इट्स अ गुड बिजनेस, दे वन ऑफ द टू प्लेयर्स, आई वुड से टू एस्टेब्लिश प्रॉपर प्लेयर्स जो है। बट ये भाव में, ये मार्केट सिनेरियो में, आई प्रॉमिस यू दैट आई एम सिटिंग ऑन सम कैश एंड वेटिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द ब्रॉडर मार्केट। सो भारती एयरटेल मेरे पास है एंड आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट 100-200 रुपीज फॉल और राइज इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। इट्स पार्ट ऑफ माई कोर होल्डिंग एंड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड, बट लुकिंग एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज इट्स डाउन बाय 50-100 रुपीज, आई थिंक इन दिस मार्केट सिनेरियो आई वोंट लाइक टू डू इट। Okay. Iranji, as you said that you are sitting on cash right now और आप अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं, तो कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है जिसके अर्निंग्स भी, क्योंकि आपने कहा अर्निंग्स पे एक बड़ी दिक्कत रही है, तो जिसके अर्निंग्स भी अच्छे आए, फुल फ्लेज रिकवरी दिखी हो और एक बस प्राइस का आप इंतजार कर रहे हैं और वहाँ पे पैसे डिप्लॉय करेंगे, तो कौन से स्टॉक होंगे? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आई थिंक ये अनुज जी को भी मैं कभी कभी सुन लेता हूँ मॉर्निंग में निकलने के पहले, तो आई थिंक ही ऑल्सो आई थिंक एंडोर्सेस द सेम टाइप ऑफ फीलिंग विच आई हैव। देखिए, अर्निंग्स अगर आपके आते रहेंगी कॉरपोरेट अर्निंग्स, तो एफआईआई का टैक्स इश्यू जो है, एफआईआई रोज मार्केट में माल बेच रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स साइड में हो जाएंगे। इफ़ योर अर्निंग्स कम एंड एफआईआई हैव टू कम एंड बाय, दे विल बाय। द प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी कहीं और दिख रहा है, पैसे वहाँ जा रहे हैं, एफआईआई की सेलिंग हो रही है, तो मैं कहूँगा अर्निंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। रही बात ये टैरिफ्स की, आई थिंक 90% ऑफ द सेक्टर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टैरिफ्स, बट येट एक बहाना मिलता है कि मार्केट क्यों घट रहा है। द प्रॉब्लम इज मार्केट इसलिए घट रहा है कि क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स हैड वैल्यूएशंस विच वर स्काई हाई, प्रोमोटर की सेलिंग हुई, प्रोमोटर्स बिकेम ग्रीडी, आईपीओज आने लगे, हाई वैल्यूएशन पे आने लगे, तो ये सारे कारण के लिए पीपल हैव समवेयर रियलाइज्ड कि आई हैव बीन चीटेड, जो फैक्ट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टर ऑल्सो इज फीलिंग ग्रीडी एंड इन्वेस्टिंग एट एनी प्राइस। तो एक करेक्शन है, मैं कहूँगा मार्केट में जो करेक्शन है, जो फॉल है, इट विल मेक पीपल ब्लीड, द पोर्टफोलियोज विल ब्लीड। और जब भी पोर्टफोलियोज ब्लीड होता है, हिम्मत नहीं होता है खरीदने को, तो स्मार्टर मनी विल कम एंड बाय इन स्मॉलर लॉट्स and then people will follow। और ये मुझे लगता है कि second half of 2026 will hopefully be much better। रही बात मेरी, I think I have been very bullish on PSU banks for quite some years, last 3 years at least, and I don't have any exposure in IT। PSU banks, PSU power, resources, metals, ये PSU infrastructure, ये सारे सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में है। आई एम लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू ऐड टू देम। I'm quite bullish on this particular spaces and maybe at some level of time I will look at others। जैसे मैंने कहा IT से निकल के अनुज जी ने पूछा भारती एयरटेल, yes भारती एयरटेल would be a good choice। Some pharma stocks like Lupin and Cipla जो 20-25 के PE में मिल रहे, they could be good choice because people are now getting very worried कि अभी भी मैं IT स्टॉक्स रखूँ कि नहीं, एक रैली भी आ सकता है, बट राइट नाउ विद क्लैरिटी IT के बारे में कहना डिफिकल्ट है। सो पीपल आर मूविंग इनटू सम अदर सेफर सेक्टर्स। और रही बात मेरी, आई कंटिन्यू टू लाइक PSU बैंक्स, PSU पावर, PSU इंफ्रा, रिसोर्सेज, मेटल्स और एनीथिंग रिलेटेड टू पावर। आई एम लाइकिंग इट इफ दे आर गुड क्वालिटी कंपनीज अवेलेबल एट द राइट वैल्यूएशन। मेटल्स में कोई पर्टिकुलर नाम जो आपको पसंद हो मेहरबून जी? आई थिंक मुझे वेदांता पसंद है, भाव बढ़ गया है। मुझे भारत कोकिंग पसंद है, कोल इंडिया पसंद है, आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर पसंद है। अनफॉर्चुनेटली कॉपर में और कुछ दिखता नहीं है, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन कॉपर। सो इवन हिंदुस्तान कॉपर विच अदरवाइज ऑनेस्टली आई एम सॉरी टू से विथ एन ऑर्डिनरी कंपनी अदरवाइज, लेकिन कॉपर में अगर एक्सपोजर लेना हो तो मैं किस में लूँ, बिकॉज वेदांता एंड हिंदाल्को बोथ आर जस्ट 10% ऑफ द बिजनेस इज कॉपर। So Hindustan Copper by default, Hindustan Zinc at some level again has to be bought into, Vedanta, Bharat Coking and Coal India। I think there is a decent option available to people। Problem है कि metals ultimately when you buy, you have to understand you are buying resources and quite a few of these resources are going to be in short supply because of all this data centers thing which is going on across the world। लेकिन आप जब भी लेते हो, don't expect them to go up in one way। They went up sharply, they have corrected decent, again they will go up possibly, but at the end of it all, if you should be ready for volatility and know कि आप एकदम बॉटम में नहीं ले रहे हो, you are buying at a high price and you are buying something which hopefully should do well over the next 1 to 3 years। ओके, ठीक है, शुक्रिया मेहरबून जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक भी होने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और रिकवरी देखी हमने सिर्फ बैंक निफ्टी में स्पेशली 60,800 का इंपॉर्टेंट लेवल बताया था आपने, वो बचाकर 61,034 के लेवल पर हम क्लोज हो रहे हैं। निफ्टी ने कोशिश की रिकवरी की लेकिन उतना कर नहीं पाया। कैसी लग रही है क्लोजिंग और अब कैसे अप्रोच करें इसको? देखिए आज क्या हुआ है, निफ्टी में एक सेल ट्रेड प्ले आउट हुई है 25,650 के आसपास, बैंक निफ्टी में बाय ट्रेड प्ले आउट हुई है 60,800 के आसपास, दैट इज इट। लेकिन आई डोंट थिंक किसी मतलब ये कहने से कुछ मतलब मज़ा मिल रहा है। कोई ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है, उसको कोई आई डोंट थिंक टू मेनी पीपल उसको कर पाए होंगे ट्रेड। ये हमारे लिए थोड़ा सा फैंसी होता है कहना कि देखिए उस लेवल से घूम गया है, उस लेवल ये लेवल बच गया, लेकिन वो ट्रेडिंग जो करते हैं उन्हें पता है कि ये बहुत टफ होता है ना, तो उसमें इसलिए इतना मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दूंगा नहीं। मेरा व्यू ये रहेगा कि ये मार्केट पोजीशन कैरी करने वाली नहीं है। आपको कोई पोजीशन ना कैरी करें, इंट्राडे रहें। और अगर आप मुझे पूछेंगे जो कल की कैंडल थी उसके बाद जो आज की कैंडल है, कल की कैंडल के बाद जो आज की कैंडल है वो क्लियरली आपको बता रही है कल की कैंडल की इंपॉर्टेंस और उसकी स्ट्रेंथ। ये देखिए, तो ऐसे में आप अवॉइड करें। 25,300 टूटने का रिस्क है अभी भी 25,300 टूटने का रिस्क है। लॉन्ग कैरी करें अगर 25,650 के ऊपर बंद हो, कंफर्ट मिल जाए कि हाँ मार्केट तैयार है, और वो भी हेज के साथ करें क्योंकि उसमें भी ओवरनाइट ट्रम्प क्या बोलते हैं पता नहीं, तो इसके लिए और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वो अपना 60,800 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि वो टूट गया ना, अगर जो 2-3 बार बैंक निफ्टी पर अगर कल तीसरा टेस्ट हो गया ना बैंक निफ्टी पे 60,800 का, तो फिर वो टूट जाएगा। नॉर्मली 2 बार आप एक सपोर्ट बचाते हैं, तीसरी बार नहीं बचा पाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा बैंक निफ्टी भी थक रहा है, थोड़ा सा टायर्डनेस के साइन वहाँ पर भी है, इसके लिए ध्यान रखें। चलिए एक काम करते हैं, नूपुर के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज फ्लेवर ऑफ द मार्केट मेटल्स है तो यहीं पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी देखने को मिल रही है और डीलिंग रूम चेक ले तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको वेदांता दिखेगा, जहाँ पर डिलीवरी बेस्ड जो है बाइंग आती हुई नजर आ रही है डीलिंग रूम से। वेदांता में देखें तो वॉल्यूम आपको 2 करोड़ से ज़्यादा का दिखेगा। डिलीवरी परसेंटेज जैसे वॉल्यूम 40% के ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है और लॉन्ग पोजीशन जो है यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। UI में 0.4% की बढ़त आपको नजर आ रही है। टाटा स्टील करीबन 4 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर भी है, साथ ही साथ 42% की डिलीवरी परसेंटेज है और 2% से ज़्यादा की यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट में बदलाव आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन ही बनती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी बाइंग फिलहाल आपको इंस्टीट्यूशन की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी 42% का डिलीवरी परसेंटेज है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी लॉन्ग की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। अब इसके अलावा ग्रेफाइट स्टॉक्स भी जो है वो डीलर्स के रडार पर लगातार बने हुए हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ सेक्टर से रिलेटेड पॉजिटिव खबर आती हुई दिखे। साथ ही साथ ये एंसिलरी स्टॉक्स होते हैं मेटल और स्टील से रिलेटेड, तो ग्रेफाइट इंडिया में भी देखें तो ये भी आज डीलर्स के रडार पर है। बाइंग की तरफ 28% से ज़्यादा का डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर है और HEG में भी 35% से ज़्यादा का डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ओके, ग्रेफाइट इंडिया, HEG और मेटल्स के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहाँ पर डीलर्स की बाइंग होती हुई नजर आ रही है। तो शुक्रिया नूपुर बताने के लिए। लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। BTST और STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे बताइए, थर्सडे का सेशन के लिए क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल श्रेया जी, मैं बोलना चाहूंगा, निफ्टी की बात हो रही थी कि हम ऐसे जमाने में है कि सुबह की खुशी शाम तक एक्सटेंड नहीं होती है, सुबह की खुशी शाम तक नहीं रुकती है। 200 पॉइंट से हम 50 पॉइंट ऑलमोस्ट फ्लैट आ चुके हैं, तो सिलेक्टिव रहे क्योंकि मार्केट रेंज को न तो ऊपर की तरफ निकाल रहा है न नीचे की तरफ जा रहा है। मेजर ट्रेंड भले पॉजिटिव बट मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अब स्टॉक वाइज फोकस करें तो अगेन मेरा फोकस रहेगा सिलेक्टिव फार्मा काउंटर पे और ल्यूपिन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, स्लो एंड स्टडी। इसने जो 2250 2260 का ब्रेकआउट दिया है उसकी वजह से अब मूव आगे एक्सटेंड होना चाहिए, तो 2250 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग यहाँ से 2420 तक के टारगेट बन सकते हैं। ओके, चलिए लूपिन हो गई चंदन जी की ट्रेड। आई थिंक आज सुबह हमने स्पॉटलाइट में मेंशन किया था लूपिन को, अच्छा मूव है यहाँ पर। गाबा सर, आपका कैरी कर रहे हैं? ध्यान पर है TVS मोटर, यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आती है। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, ट्रेड कर रहा है 3929, टॉप लगाएंगे 3900 का, टारगेट करीब 3990, तो 1:2 बनता है, 1:3 बनता है। यस, TVS मोटर गाबा सर को पसंद आ रहा है, ये कैरी कर रहे हैं गाबा सर। अरुण जी, आप क्या कैरी करेंगे थर्सडे के लिए? श्रेया जी, श्रीराम फाइनेंस में एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आना अभी बाकी है। प्रीएम्प्टिव बाई इसमें अगेन देना चाहूंगा, 1085 के आसपास चल रहा है। इसको BTST लेने की सलाह है, 1074 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1103 का टारगेट। ओके, मानस जी बताइए आपने क्या पिक किया कल के लिए?
देखिए एल्केम में खरीदारी करने की राय रहेगी। एल्केम ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, आज स्टॉक ने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो एल्केम के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 56-36 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं और फ्यूचर में 55-74 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 57-75 की टारगेट सेट करने हैं। एल्केम अगेन फार्मा स्पेस से माइनस रिपिक करते हुए स्टॉक यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग नजर आई। आशीष कयाल जी, थर्सडे के सेशन के लिए आपके पिक क्या होगी? देखिए फार्मा स्पेस ही होगी, लगता है ये सबका पसंदीदा सेक्टर है। फिलहाल तो डिफेंसिव है और आउट परफॉर्म कर रहा है। तो नेटको फार्मा है यहाँ पर जो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है। कल के दिन के बाद आज भी फॉलोअप अच्छा है। नेटको फार्मा वॉल्यूम जबरदस्त पिकअप हुए। टारगेट ऊपर में 1030 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 948 का लगाना होगा। ओके, अच्छा एक बार एम्बर एंटरप्राइजेस लेकर आइए ज़रा स्टॉक, और इसका इंट्राडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ अच्छे मूव्स हैं पिछले कुछ मिनटों में। इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है? एसआरएफ लेकर आइए एक बार ज़रा। थोड़ा सा एसआरएफ आज हम मेक और ब्रेक की बात कर रहे थे क्योंकि 200 वीक मूविंग एवरेज पर था और अगर बाउंस आना था तो यहीं से आना था। तो एसआरएफ में ठीक ठाक बाउंस है। एसबीआई भले आज वीक रहा हो लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में आज अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। और एक दो अदानी ग्रुप स्टॉक्स चल रहे हैं आज इस समय। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए वैसे डे हाई पर आया। अदानी एंटरप्राइजेस ये इस समय आपको डे हाई पर दिखाई देगा। एक और स्टॉक बहुत दिनों के बाद, मानस जी आप देखिएगा इसका चार्ट, मैं प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट लेकर आइए एक बार ज़रा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर और बहुत समय के बाद ऐसा मूव आ रहा है। कोई ट्रेड इस पर? देखिए ट्रेड तो बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगा। खरीदारी करने का मौका दिखता है क्योंकि अगर आप देखें तो 2300 रुपए से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। स्टॉक बिल्कुल तैयार है अपने 100 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। तो क्योंकि पैटर्न पॉजिटिव है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2585 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। 2725 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एफएनओ सेटअप की बात कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली वीरू करते हैं लेकिन आज क्योंकि सीरीज़ का पहला दिन है तो थोड़ा मेरे लिए आसान है क्योंकि जो भी बिल्डअप है वो पहले इसी सीरीज़ में, तो आराम से हम व्यू ले सकते हैं। तो बुलिश है आज, 121 स्टॉक्स में लॉन्ग है। आज 29 में शॉर्ट कवरिंग है सीरीज़ के पहले दिन। तो ये 29 स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करिएगा वैसे कल के लिए। 150 बेसिकली लॉन्ग मतलब पॉजिटिव हो गए। 59 में शॉर्ट पोजीशन बने और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले 2 स्टॉक्स हैं। तो पहले तो लॉन्ग वाले स्टॉक्स पर आते हैं कि लॉन्ग कहाँ बने। मैनकाइंड, लॉरस, हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता और बॉश, इन्होंने लीड किया है ये सारे के सारे स्टॉक्स। अब आइए शॉर्ट कवरिंग पर। शॉर्ट कवरिंग इंटरेस्टिंग है। नैल्को, औरोबिंदो फार्मा, बजाज ऑटो, LIC हाउसिंग फाइनेंस और श्री सीमेंट, यहाँ पर अच्छी खासी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, सॉरी शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ है? वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जी सुबह से। IRFC, OFS ओपन है वहाँ पर ऑब्वियसली। मन्नापुरम इंटरेस्टिंग है क्योंकि मन्नापुरम में आज कोई नेगेटिव नहीं है लेकिन फिर भी शॉर्ट बिल्डअप है। तो या तो कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट या कुछ। HPCL यहाँ पर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग में अंबुजा सीमेंट, LIC बस ज़्यादा नहीं है उससे ज़्यादा। तो ये 2 ही हैं। पर एक बार पॉलीकैब को रिविजिट करते हैं। आज सुबह का हमारा चार्ट GPT का स्टॉक था पॉलीकैब। हालांकि थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे श्रेया ये स्टॉक लेना, सच बताऊं तो, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर था। लेकिन अच्छा खासा फ्रेश ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक 8356 पर। गाबा सर, पॉलीकैब क्या 5 डिजिट की तरफ बढ़ रहा है ये धीरे धीरे? जहां तो आ रहा है बेसिकली जो हायर टाइम फ्रेम पे जो कंसोलिडेशन हुआ है बिटवीन 7000 और 7900 के बीच में, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन है। उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। अब तो 1-2 महीने के लिए नहीं रुकना है, ये तो हायर जोन देखेंगे। नियर टर्म टारगेट 3000 है, साइकोलॉजिकल है, मेरे ख्याल से वहां तक जा रहा है। बिल्कुल इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इसमें जब भी कोई डिप्स मिली, आई थिंक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और बाय एंड होल्ड, डोंट ट्रेड एवरीडे मैं कहूंगा। ओके, बाय एंड होल्ड, डोंट ट्रेड एवरीडे। पॉलीकैब में फिलहाल ये सलाह डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। अच्छा सर, अभी आपने एम्बर का जिक्र किया था, एक बार PG इलेक्ट्रोप्लास्ट भी रखिएगा स्क्रीन पर। ये भी डेज हाई की तरफ क्लोज हो रहा है। एम्बर में अच्छे मूव, लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजी 1.5% नीचे, डेज लो पर बंद होने की तैयारी। सर इसकी दिक्कत क्या है? डिक्सन टेक का जो इंडिया, एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, इंडिया स्मार्टफोन जो मार्केट है उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन की चिंता जताई जा रही है। तो डिक्सन पर उसका इतना बड़ा असर जिस तरीके से, क्योंकि सारे EMS काउंटर्स चल रहे हैं सिर्फ डिक्सन के अलावा। देखिए डिक्सन के साथ दिक्कत क्या है कि धीरे धीरे हर कोई एंड्रॉयड से एप्पल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और
मतलब पहले मैं भी एंड्रॉयड यूज़ करता था, अब मैं भी एप्पल पे आ गया हूँ, है ना। और ये इनका जो मेन प्रोडक्ट्स है वो एंड्रॉयड बेस्ड है, इनके पास एप्पल का वो नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। डिक्सन के लिए ये एक बड़ा सरदर्द है आई थिंक आगे जाते हुए। और कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक काफ़ी महंगा भी हो गया था, और कुछ ना कुछ बिल्कुल सही कहा आपने, बाकी EMS स्पेस में रैली आई लेकिन डिक्सन नहीं चला, और डिक्सन में रैली कोई भी टिकती नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ है यहाँ पर। लेकिन आई थिंक परहैप्स कई बार क्या होता है श्रेया, जब स्टॉक्स इस तरीके से गिरते हैं ना, रीजंस बाद में पता चलते हैं हमें। लेकिन जो भी है, स्क्रीन तो कह रही है कि ये क्लियरली वीक काउंटर है। बिल्कुल वीक काउंटर है, और मॉर्गन स्टैनली भी परसों अंडरवेट की कॉल दी थी, इनफैक्ट काफ़ी डाउनग्रेड कर दिया था, CLSA ने भी डाउनग्रेड किया। तो उनका मानना है कि इंडिया स्मार्टफोन मार्केट जो है उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन, कंपोनेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो उसका एक असर रब ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन चार्ट्स पर क्या करना चाहिए चंदन जी? डिक्सन टेक जिनके पास है वो क्या करें? बिल्कुल, देखिए डिक्सन की बात करें तो पहली बात तो कि आईटी का सेक्टर थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से वीक स्ट्रक्चर बना रहा है, और डिक्सन पहले से वीक है। इनफैक्ट लगातार पिछले लगभग 6 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 3-4 वीक पहले एक रिकवरी आई थी, बट उसमें भी 50 डे में निकाला नहीं, तो एज ऑफ नाउ तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। स्ट्रक्चर वीक है, जब तक ये ऊपर में 11,000 के ऊपर डिसाइसिवली नहीं होल्ड करता है, सेल ऑन बाउंस का स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 10,650 को हर्डल बना सकते हो, और नीचे में काउंटर 9,800 9,500 की तरफ भी डिक्लाइन कर सकते हैं। ओके, अवॉइड करने की राय फिलहाल डिक्सन पर ये व्यू हो गया। अच्छा, आज इटर्नल फिर गिरा है, एक बार इटर्नल रखिएगा स्क्रीन पर। स्विगी में भी इटर्नल 1.5% से ज़्यादा, स्विगी भी रखिए स्क्रीन पर एक बार फिर से। स्विगी में भी कमज़ोरी कल के सेशन में भी हमने देखा, और लगातार चर्चा हो रही थी इटर्नल के ऊपर। अच्छा गौरांग जी, स्विगी इटर्नल ये चलने का नाम ही नहीं ले रहे, और काफ़ी बार चर्चा हुई है इन दोनों स्टॉक्स को लेकर आपसे। क्या व्यू इस गिरावट में क्या करना चाहिए? मतलब लंबी अवधि के नज़रिए से जिनके पास है वो क्या होल्ड करें, क्योंकि थोड़ा परेशानी हो रही है इन्वेस्टर्स को भी? परेशानी भी हो रही है श्रेया जी, और मेरे ख्याल से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने वाली है। ऐसे कुछ खबरें सुनी थी, कुछ बड़े बड़े नाम जो ई-कॉमर्स में है वो अब फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में आने की बात कर रहे हैं। उसके कारण भी दबाव है। दोनों में से आपने जो प्रश्न पूछा है स्विगी और इटर्नल के ऊपर, तो इटर्नल के ऊपर हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। ये बात सत्य है कि जो हमने स्तर देखे थे ऊपर से, वहां से काफी कुछ करेक्शन आया है। हो सकता है छोटी मध्यम अवधि के लिए दबाव बन सकता है, कोई नया नाम अगर आ जाता है प्रतिस्पर्धा में तो डिस्काउंटिंग वगैरह हो जाते हैं, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की बातें हो जाती है, जिसके कारण थोड़ा मार्केट शेयर छोटी मध्यम अवधि में कम हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लंबी अवधि के लिए इटर्नल पसंद आता है। अनुमानित लक्ष्यांक श्रेया जी करीबन 350 के आसपास है। ओके, मीनवाइल एक बार ग्रेफाइट इंडिया लेकर आइए। नूपुर मेंशन कर रही थी कि डीलिंग रूम में काफ़ी बज़ है ग्रेफाइट स्टॉक्स को लेकर। अब करीब 5.6% ऊपर हो गया ये स्टॉक, और HEG कम चला उसके मुकाबले, लेकिन HEG भी करीब 2.5% ऊपर है। लेकिन मेटल्स की रैली में नॉर्मली ये स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय पर। लुपिन पर एक चार्ट चेक लेते हैं, क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अच्छे मूव्स लुपिन में यहाँ पर। चंदन जी, लुपिन पर क्या व्यू रहेगा आप, क्योंकि एक साल का कंसोलिडेशन रहा एक मैसिव रैली के बाद, अब क्या एक फ्रेश ब्रेकआउट, क्या एक नए ट्रेजेक्टरी में जा रहा है स्टॉक? बिल्कुल अनुज जी, इस पे खरीदारी की सलाह दे चुके हैं, और अच्छा चार्ट सेटअप लग रहा है। और अच्छी बात यह है कि सेलेक्टिव फार्मा काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, और ल्यूपिन का कंसर्न ये रहता है कि ये थोड़ा सा लो बीटा है और हायर बेस बना रहा है। तो पहले अभी आज से 6-7 दिन पहले देखें तो 2250 2260 के जो हर्डल थे वो डिसाइसिवली पार हुए, अब सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो वही है कि यहाँ पे हायर बेस बन रहे हैं, और इमीडिएट बेसिस पे 2250 ही सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में लगभग आप देखिए 2420 तक के टारगेट के लिए, तो काफी अच्छा सेटअप है। और मेरा मानना है इस बार लुपिन आउट परफॉर्म करेगा फार्मा बास्केट में, और ब्रेकआउट बनेगा। और वैसे भी देखें तो इसका ऑल टाइम हाई 2402 का आसपास है, तो जो करंट सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। ओके, ल्यूपिन न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हो तो ये काउंटर रखे रडार पर। खरीदारी की राय BTST में सुझाया भी था चंदन जी ने। अच्छा, कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छे मूव, अदानी स्टॉक ग्रुप के स्टॉक्स का जिक्र हुआ था। अदानी एंटरप्राइजेस डेज हाई पर बंद होने की तैयारी। ICICI बैंक ने रिकवरी में पार्टिसिपेट किया, बैंक निफ्टी के, और अब देखिए एक्सिस बैंक भी डेज हाई पर ऑलमोस्ट बंद होने की तैयारी कर रहा है। ऑटो स्पेस में तो अच्छी खासी तेजी देखी हमने। महिंद्रा एंड महिंद्रा,
मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो शानदार मूव्स के साथ। एक बार एक्सिस बैंक पर चार्ट चेक। अरुण कुमार मंत्री जी, एक्सिस बैंक कैरी करें क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। 1400 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के आसपास ही है। 1420 1425 वहां तक के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 1392 के आसपास लगाएं तो डेफिनेटली एक कैरी वाली पोजीशन बना सकते हैं। 1420 तक के ऊपर में टारगेट लगाएं। एक्सिस बैंक शानदार मूव। और एक बार कोलगेट रखिएगा स्क्रीन पर। एफएमसीजी पैक से कोलगेट रखे स्क्रीन पर। ये क्या कर रहा है? एचयूएल की हमने बात की, कोलगेट डेज हाई पर बंद होने की तैयारी। ये स्पॉटलाइट में सुझाया गया था। ल्यूपिन लगातार हमारे पैनल ने पिक किया। ये सुबह सुबह स्पॉटलाइट में बताया गया था। यहाँ पर अच्छे मूव्स। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस तो कई बार जिक्र हुआ, यहाँ पर अच्छे मूव्स। चार्ट जीपीटी में इसका जिक्र हुआ था। अल्ट्राटेक सीमेंट, एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट रखते हैं। अब आई डोंट नो, हालांकि इसने कोशिश की है आज के सेशन में निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी दिखाने की, पॉसिबली आखिरी चार्ट चेक इस सेशन का। और आशीष कयाल जी, अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट आप देख लीजिए। निचले स्रोत से रिकवरी दिखाने की कोशिश कितनी टिकाऊ लग रही है चार्ट्स पर ये रिकवरी? देखिए, ओवरऑल रुझान बहुत ही जबरदस्त बनाया अल्ट्राटेक सीमेंट ने। और यहाँ पर जो प्रीवियस जो स्विंग हाई था, वो प्रीवियस स्विंग हाई 13,100 के आसपास ही है और मेरे ख्याल से वो ब्रेकआउट आएगा। यहाँ पर पिकअप अच्छा हुआ है। लॉन्ग पोजीशन इस लेवल पे क्रिएट की जा सकती है 13,600 के टारगेट के लिए। नीचे में जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे, वो करीबन 12,800 का लगाना होगा। ओके, तो ये बात हो गई। अल्ट्राटेक सीमेंट की खरीदारी कर सकते हैं इन लेवल्स पर। निफ्टी अभी स्क्रीन पर रखिए। 58 अंक की बढ़ोतरी के साथ 60 अंक मान लीजिए क्लोज होने की तैयारी। बैंक निफ्टी में अच्छे मूव, इन ग्रीन आया, इन रेड से। ब्रेथ थोड़ी सुधरी जाते जाते एडवांसेस की तरफ, ब्रेथ भी। और सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स, ऑटो, फार्मा ने आज काफ़ी साथ दिया है। तो क्लोजिंग कैसी रही सर आज के सेशन की? जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, 58 अंक 60 अंक मान लीजिए निफ्टी ऊपर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। क्लोजिंग कैसी रही पता है क्या है? अगर आप डिपेंड करता है आप कौन सा चश्मा पहनेंगी। ग्रीन चश्मा पहनेंगी तो आपको ग्रीन क्लोजिंग दिखेगी, रेड चश्मा पहनेंगी तो आपको रेड दिखाई देगी। कल से तो बेटर है, कल से तो बेटर है, कल से तो कुछ भी बेटर होगा। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, आईटी अभी भी वीक है और मैं रत्ती भर इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और ये अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से और लोअर लेवल्स आएंगे। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है अभी भी बड़ा ट्रेड सेल ऑन रैली का है, शॉर्ट करने का ही है। जहाँ भी मौके मिले, जहाँ भी रैली फेल हो, वहाँ शॉर्ट करें, डरे मत, ठीक है। ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको। बैंक निफ्टी अब एक मेक और ब्रेक लेवल पर है। 60,800 ये नहीं टूटना चाहिए क्योंकि ये टायर्डनेस के साइन दिखा रहा है। 2 बार टेस्ट हो चुका है 60,800 एक कल लो था, 60,816 आज कल हुआ है। तीसरी बार नहीं टेस्ट होना चाहिए क्योंकि अगर वो ब्रेक हुआ फिर यहाँ पर 60,200 से 60,000 का एक रास्ता ओपन हो जाएगा, वो रिस्क रहेगा। तो ये 2 कैविएट के साथ आज की क्लोजिंग पे बढ़ते हैं। निफ्टी करीब 58 पॉइंट ऊपर था 25,480 पर। निफ्टी आईटी में 450 पॉइंट की रैली हुई, करीब 1.5% ऊपर रहा। निफ्टी बैंक फ्लैट था, हल्का सा नेगेटिव बायस ही था। लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर था और स्मॉल कैप इंडेक्स पूरा 1% ऊपर था। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी थी। एडवांस डिक्लाइन इसीलिए थोड़ा सा बेटर था। सुबह यहाँ का बहुत अच्छा था, लेकिन 1575 वर्सेस 1411। सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं आप। सबसे ऊपर आईटी, सबसे ऊपर मेटल्स, एक्चुअली मेटल्स 2.6% ऊपर। सुबह आईटी था ऑब्वियसली। ऑटोज में अच्छी तेज़ी है लगातार, आज भी 2% ऊपर। निफ्टी फार्मा फिर 2% ऊपर। निफ्टी आईटी यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी। कैपिटल मार्केट और डिफेंस यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक मूव दिखाई देंगे। अब आते हैं हम सेक्टोरल लूजर्स पर। इनमें सबसे ऊपर पीएसयू बैंक, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर, लेड बाय एसबीआई, रियल्टी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और निफ्टी बैंक, यहाँ पर भी हल्की सी आपको गिरावट दिखाई देगी। चलिए अब निफ्टी गेनर्स पर आते हैं। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर बजाज ऑटो करीब 3% ऊपर। HCL टेक, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, TCS और अदानी एंटरप्राइजेस। लूजर्स भी देख लेते हैं फटाफट। एसबीआई आज का टॉप लूजर 2%। रिलायंस में प्रेशर था। अदानी पोर्ट्स, इटर्नल, ITC और भारती एयरटेल, ये कुल मिलाकर आज के लूजर शेयर। बिल्कुल, तो ये था वेडनेसडे का सेशन आपके लिए। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, क्लोजिंग तक हम थोड़े से फिसले, लेकिन कल की क्लोजिंग से कंपेयर करें तो ठीक ठाक क्लोजिंग आज के सेशन की। लेकिन थर्सडे का सेशन है, सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी और ऐसे में कैसे रह सकता है मार्केट्स। सुबह फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे सभी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।